जी हम लाइव हैं, शुरू कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों। रिजवान अली जी आपको नमस्कार। विवेक मिश्र जी आपको नमस्कार। आज सारा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है। इस महामारी ने एक दूसरे को सबसे दूर कर दिया है। ऐसे में लाखों लोग मर चुके हैं और लाखों लोग इस महामारी का शिकार हैं। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम इस तरीके की किसी महामारी को देखेंगे या उसके हम साक्षी बनेंगे। अपने जीवन में हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज हम उसके साक्षी बन गए और हम देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ सावधानी ही बचाव है, जैसा कहा जा रहा है, और उसका लोग पालन करते हैं, लेकिन फिर भी महामारी के शिकार हो रहे हैं। और शिकार ही नहीं हो रहे कि हेलो, इसमें बीच में किरकिर की आवाज आ रही है, जरा चेक करिए प्लीज। कहीं से आवाज आ रही है, चेक करिए प्लीज। आतुल जी आवाज चेक करिएगा। वंदना जी आ रही है, आपकी आवाज साफ है। अच्छा जी। मेरे पास आवाज बीच में ऐसी आ रही थी। रिजवान जी का ऑडियो ऑफ हो गया है, उसे ऑन करेंगे, जरा उनको कहिएगा। अच्छा जी, अब आए? हाँ जी, अब आए। तो इस महामारी ने हम सबका जीवन का पूरे दिशा और दशा दोनों ही बदल दी, और केवल हमारी ही नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और उसमें जब आप देखेंगे, हम देखेंगे कि विकसित देश, उनकी भी बहुत दुर्दशा है। वहां पे भी आज की तारीख में नौकरियां, मतलब करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई हैं। और हमारा देश एक विकासशील देश है, उसके पास अभी भी कितनी नौकरियां बची और कितनी रहेंगी, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसे में जो उद्योग धंधे हैं हमारे, वो बंद हो चुके हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम नहीं हो पा रहा है। और उसके साथ जो रोजमर्रा का कमाने वाला हमारा मजदूर वर्ग है, कामगार वर्ग है, वो बेचारा आ गया है। वो जो है उसको एक तरीके से वो शोषित और उपेक्षित हुआ है इस टाइम पर। तो उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। भूख और एक भय, दो चीजों ने उसको इतना ज्यादा इस बीमारी के भय ने और भूख ने डरा दिया है। वो एक तरीके से एक तरह का विस्थापन झेल रहा है। वो आया था शहर में अपनी रोजी रोटी कमाने, लेकिन आज वो अपने गांव की तरफ पलायन कर रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि उसे ये उम्मीद है कि मैं बाहर जाऊं, मैं वापस जाऊंगा तो मुझे रोटी मिल जाएगी और बीमारी से बच जाऊंगा। लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है। जो हम देख रहे हैं ग्राउंड पर, तो वो कुछ अच्छी तस्वीर सामने आ रही है। ऐसे में हम सब उनके लिए दुखी होते हैं, तो हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक वर्ग है जो पूरी कर्मठता से उनकी सेवा में लगा हुआ है। हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सेवा कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस, बैंकर्स अपनी तरफ से पूरी उनकी सेवा में जी जान से जुटे हुए हैं। वो लोग अपने घर परिवार को नहीं देख रहे, अपनी सेहत को भी। हमारे कितने डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी है, इसके हम साक्षी रहे हैं। तो या हमारे पुलिस वाले हैं, उनकी कितनों की जान चली गई है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने पूरी कर्मठता से, जैसे एक सैनिक सीमा पर अपनी जान न्यौछावर कर देता है देश की रक्षा के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे ये जो कोरोना योद्धा हैं, वो अपनी जी जान लगा रहे हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पूरी तरीके से देश को समर्पित। में सिर्फ उन कुछ प्राइवेट एनजीओ हैं, वो भी अब इन कामों में लगे हुए हैं, ताकि सरकार के साथ ताल से ताल मिला के चल सकें, उनके साथ कदम मिला सकें, और जो लोग हैं उन तक हमारी बात पहुंचा सकें। इस महामारी के कारण सब दहशत में तो जूझ ही रहे हैं। तो इस कारण ये जो समस्या आई,
इसके साथ बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। लोगों को जानकारी का अभाव है। वो चाहते हैं कि भई हमें पूरी तरीके से जानकारी मिले। तो आज हम कुछ कोरोना योद्धाओं को अपने साथ लेकर हाजिर हुए हैं और उनसे बात करके हम जानना चाहते हैं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है और उससे कितनी जो है सब लोग कितना भय माने और कितना जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकें, वो उपाय वो हमें बता सकें। इस संदर्भ में मैं आपको पहले परिचित कराती हूँ। हमारे वक्ता हैं सर विवेक मिश्र जी। विवेक मिश्र जी आपका नमस्कार। नमस्कार। विवेक मिश्र जी हमारे समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, कथाकार हैं। इनके 3 कहानी संग्रह पारोतम धीरे से, हनिया और अन्य कहानियाँ और ए गंगा बहती है क्यों आदि आ चुके हैं। इसके अलावा इनका डोमिनिक की वापसी उपन्यास जो पुरस्कृत उपन्यास है, वो आ चुका है। कविता संग्रह भी इनके आ चुके हैं। इनकी एक कहानी है 30 मिनट्स, इसके ऊपर 30 मिनट्स के नाम से एक फ़िल्म भी बन चुकी है। इसके अलावा विवेक जी की 2-3 कहानियों पर और फ़िल्म बन रही है। एक कहानी है खरोंच और एक है खनिया। इस पे तो बन ही रही है, इसके अलावा और उनकी कहानी है जो अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुई, उसके ऊपर भी एक फ़िल्म बन रही है। आप जो हैं काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा आपके 60 से अधिक वृत्त चित्रों की संकल्पना और पटकथा लेखन भी आप कर चुके हैं। आपकी कहानियों का बांग्ला में अनुवाद हो चुका है और उसका एक संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। इसके अलावा आप जो है आप की 21 कहानियों का ये प्रतिनिधि कहानियों का एक संग्रह अभी बुक फेयर में 2020 के बुक फेयर में भी प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा ये एक तरीके से बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं विवेक जी। इसके अलावा इनकी एक विशेषता ये है कि ये पेशे से डॉक्टर हैं। ये एक दंत चिकित्सक हैं। तो इस महामारी के दौर में हमने सोचा कि इनको हमें आमंत्रित करके हम एक डॉक्टर की क्या समस्याएँ रही और क्या अनुभव रहा, उनसे भी हम लोग परिचित हो सकें। अब मैं अपने दूसरे वक्ता जी से आपका परिचय कराती हूँ। नमस्कार रिजवान अली जी। रिजवान अली जी कोविड-19 के ज़रूरतमंद लोगों को अपनी हर तरीके से सहायता पहुँचा रहे हैं। मतलब जो प्रवासी मजदूर हैं और जिसको भी कहीं कोई समस्या किसी भी तरीके की आ रही है, उसको वो और उनकी टीम में राकेश जी हैं, शाइस्ता अख्तर हैं, अज़रा मुबीन आदि जो इनके पूरे सहयोगी हैं, पूरी टीम है, वो दिन-रात 24 घंटे प्रवासियों की मज़दूरों की या कामगारों की जिनकी भी जो समस्या है, के समाधान में दिन-रात लगे हुए हैं। इसके अलावा इनकी खासियत ये है कि ये इब्टा से 1992 से जुड़े हुए हैं और वहाँ नाटकों और नाटकों में अभिनय और निर्देशन, प्रकाश परिकल्पना भी करते रहे हैं। सेमिनार और सांस्कृतिक यात्राओं में सक्रिय रूप से भाग भी लेते रहे हैं। 1991 से अब तक बाल रंगमंच कार्यशालाओं का भी आयोजन करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा परिचय का दौर। अब मित्रों मैं आपसे शुरुआत करती हूँ कि हमारी सबकी समस्याएँ हैं या जो हम लोग सोच रहे हैं उसके बारे में। मैं सबसे पहले विवेक मिश्र जी से के पास आना चाहूँगी क्योंकि वो उनकी ड्यूटी इस वक़्त कोरोना सेंटर में मतलब हॉस्पिटल्स में लगी हुई है। क्योंकि पेशे से बेशक दंत चिकित्सक हैं, लेकिन इस वक़्त ये सारी सेवाएँ बंद हैं। इनकी वजह से उनके जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको बुलाया गया है हॉस्पिटल्स में और उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई। तो सबसे पहले तो मैं विवेक जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका उसमें क्या अनुभव रहा? आपकी ड्यूटी कहाँ लगी? और आपकी मतलब जैसे कोविड-19 के पेशेंट के साथ ड्यूटी लगी है या उससे कहीं अलग लगी है? और हॉस्पिटल्स की क्या कार्यप्रणाली होती है? जो ऐसे पेशेंट्स आते हैं, उनकी क्या कार्यप्रणाली है? वो कैसे कार्य करते हैं? आप उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
विवेक जी, हेलो। जी, विवेक जी का कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो गया टेक्निकल दिक्कत की वजह अच्छा, से। ठीक है, जी ठीक है, आप कीजिए, उनका स्टार्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। जी। मित्रों, इतने मैं ऐसा करती हूँ, विवेक जी जब तक जुड़ते हैं तब तक मैं आप रिजवान अली जी से बात करती हूँ। रिजवान अली जी, आप बताइए कि आपने आपकी टीम का पूरा एक टीम का संयोजन किया जाता है, वो किस तरीके से किया और आपके दिल में पहला ख्याल कब आया कि हम मजदूरों की सहायता करें और उन तक सामग्री पहुंचाएं? रिजवान अली। जी जी जी। ये जो भारत की 130 करोड़ जनता जो है जी, तो उसमें जिस टाइम ये मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जिस टाइम ये लॉकडाउन का घोषणा की थी, और उस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं लोगों को मिल पाया था कि मतलब 4 घंटे में लोग कैसे क्या कर पाएंगे। तो बहुत मुश्किल दौर था वो, और जी, एकदम से लॉकडाउन हो गया। और उन्होंने शायद ये भी नहीं सोचा कि मतलब कुछ टाइम देना चाहिए, हफ्ता 10 दिन। और ये जो मजदूर हैं और लोग जिनके घरों में खाने पीने को नहीं, तो वो एकदम से कैसे मैनेज कर पाएंगे इस चीज को। तो उसी वक्त से ये हमारे दिमाग में ये आया कि अगर ये कंडीशन आ रही, क्योंकि दूसरे दिन से ये कंडीशन आनी शुरू हो गई थी यहाँ पर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और उसके बाद जैसे ही लोग निकलने घर से शुरू हुए अपने अपने यहाँ से, तो हमने कहा कि ये तो बहुत बुरी तरीके से है। और हम लोगों ने टीम जुटाई, जो हमारे पास टीम थी उसके जरिए। और फिर ये है कि उसमें करते 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 हम लोग पूरे तरीके से, जो 2 महीना पूरा गया है, इसमें जुटे रहे हैं। और इसमें अगर सरकार ने थोड़ा सा हमारे मतलब कोई इसी चीज का और पार्टियों से और लोगों से विचार विमर्श करके इस चीज को किया होता, और अगर कहीं हफ्ते 10 दिन का इसमें टाइम लोगों को मिल जाता, तो हम समझते हैं जो मजदूर लोग हैं ये काफी हद तक और काफी बड़ी संख्या में अपने यहाँ पहुंच जाते हैं अपनी जगह पर। और ये जो इस टाइम एक मुसीबत आके खड़ी हुई महामारी की, ये इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आ सकती थी। और इसके लिए जैसे कारखाने वगैरह हैं सब एकदम से बंद हुए। और सरकार ने ये भी नहीं सोचा कि अगर ये जो मजदूर लोग हैं इनको हम कैसे क्या करेंगे, खाने के लिए कहाँ से देंगे। क्योंकि घोषणा तो सरकार ने कर दी, लेकिन घोषणा के बाद एक आसान नहीं होता है किसी चीज को संभालना। जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर ये हफ्ता 10 दिन पहले घोषणा हो जाती और उसमें पता चलता है ये सिर्फ 2-2 घंटे पे हर जगह से ट्रेनें चला रही थी, तो एक दिन में हम समझ रहे हैं कि करीब 2.5 करोड़ जनता तो अपने घर रोज जा ही सकती थी, जो सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं इसके ऊपर दिया। और ये हुआ कि हमने खुद देखा कि जो सरकार ने कहा कि खाना हर एक को मिलेगा, तो हम लोग देखते रहे कि खाना किसी को नहीं मिल पा रहा था। और जी जी, आप कुछ हाँ कह जी, हाँ रही जी। हैं? नहीं, मैं विवेक जी से कह रही हूँ, उनका माइक ऑफ है। अच्छा, अच्छा। तो उसमें यही हुआ कि हम लोगों ने देखा जितना हम लोग कर सकते थे, हमारे साथ के टीम वाले, जिसमें कि मैग्सेसे अवार्ड जो है, यानी कि संदीप पांडे जी, वो भी हमारे साथ पूरे उससे हम लोग साथ जुड़े। और आदिल जी हैं, फिर राजीव जी हैं, तो वीरेंद्र जी, जितने लोग भी हमारी टीम के थे, सब लोगों ने, हम लोगों ने उसी दिन से ये मोर्चा संभाल लिया। और घरों में जा जा करके जो लोग एक झुग्गी झोपड़ी में थे, जिनको कि हर कोई खाना दे रहा था, और वो खाना काफी था, लेकिन कुछ लोग कैसे इज्जतदार लोग भी थे जो घरों से निकल करके खाना नहीं ले सकते थे। उनको हमको ढूंढने में थोड़ी काफी परेशानियां आई, जो बहुत बड़ी चुनौती की वजह थी हमारे लिए। और उसी चुनौती की वजह बनते बनते फिर हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि कौन कहाँ है। और ये पूरा अपना जो ग्रुप है इसको ऑल मतलब पूरे भारतवर्ष में फैलाया हम लोगों ने, जो अच्छा। पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है जी, पीपल्स अलायंस के नाम से। तो इसमें जी, जी। इप्टा भी हमारे साथ है,
और भी कई एनजीओ, तो इस तरीके से और लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया पूरे भारतवर्ष में, तो जहां का आ रहा था, और इंसान ने, सब लोगों ने काफी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। और फिर उसके बाद जब ये मजदूरों का पलायन शुरू हुआ है 1 मई के आसपास ऐसे, तो उसमें समझ लीजिए कि किस तरीके से जो मजदूर आ रहे थे गिट्टी के ऊपर बैठे हुए ट्रकों पे, और बच्चे भी थे, औरतें भी थी, तो उस वक्त हम लोग जा करके उनको जो भी खाना हो पा रहा था उनको फिर हम लोगों ने संभालना शुरू किया। एक टीम हमारी इधर काम कर रही थी, लोगों को घरों में देख रही थी, और दूसरी टीम हमारी, यानी कि 4 टीमें हमारी पूरी लग करके और उधर मजदूरों के ऊपर भी देख रही थी। उसमें कुछ पुलिस वाले भी भाई जिन्होंने हमारा साथ दिया, जो ट्रक आया था और वहां भीड़ लगती जा रही थी, तो उन लोगों को हम लोग सब ट्रक के ऊपर चढ़ा भी रहे थे, और लोग जैसे भी है 2-2 दिन के भूखे चले आ रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद जब सरकार ने कहा कि हम लोग खाना नहीं देंगे, वो खुद खाना देगी, तो उसमें पता चला हम लोग जहाँ खाना देने गए तो उसमें कुछ और लोग आ गए, तो उन्होंने कहा नहीं आप खाना नहीं, मतलब, और पुलिस को भी हम बुला रही है, मतलब हम लोग आगे बढ़ गए। खैर फिर पता चला कि बाद में वो भी हम लोगों ने नकारा। फिर उसके बाद जगह जगह गए, जाके खड़े हुए, और पता चला फिर 2-2 दिन के भूखे लोग आए हैं बसों में, अभी जब पैदल इन्होंने मना कर दिया। और कुछ चीजें तो हमारे सामने ऐसी आई जिससे कि हम लोग काफी परेशानी में भी आए, इन लोगों को अच्छा, किस तरीके से क्या करें। क्या चीजें जी, आई वो खास तौर से बताइए जरा। फीमेल्स की परेशानियां ओहो, का, मतलब खास तौर से फीमेल्स की जो परेशानियां थी कि उनके लिए मासिक की वजह से पता चला कि क्या हो। खैर हम लोग साथ में ही, ये हैं शिल्पी चौधरी जी हैं, तो उनसे है, तो वो बेचारी समझ लीजिए हर जगह पे वो और अपने साथ 2-3 और ले करके वो पूरे तौर से हर एक को सैनिटरी नैपकिन भी वो दे रही हैं, जी 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 और काफी अच्छा काम उनका है, और मतलब वाकई वो समझिए काबिल तारीफ है उनका भी काम। जी 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 जी, तो और उसके बाद अगर यही सरकार ने पहले देखा होता कि ये परेशानियां आएंगी और इसके ऊपर सोचा होता और थोड़ा सा टाइम दिया होता, शायद ये परेशानियां बहुत ना, हद तक कम हो सकती हैं, सही बहुत सही हद तक ही कम हो सकती थी। सही बात, सही कह लेकिन रहे हैं सरकार आप। ने बिल्कुल भी नहीं दिया इसके ऊपर ध्यान, और क्योंकि जी जी हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मन की बात करते हैं, वो किसी की तो सुनते नहीं हैं, उनके तो जो मन में आता है वो एकदम से डिक्लेयर कर देते हैं। अगर कहीं से उन्होंने, ये विडंबना है। अगर फिर जी, बहुत बड़ी हम विडंबना है ये। प्रधानमंत्री हैं, हम जनता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन वही है कि वो जिस लेवल पे बैठे हैं और हम जिस लेवल पे बैठे हैं, तो हम उसमें तुलनात्मक नहीं जी, समझ सकते। शायद उनकी समस्या हम नहीं समझ पा रहे और हमारी समस्या वो नहीं समझ पा रहे। तो शायद ये जी, हमारा उन्होंने, हमारा कम्युनिकेशन गैप जो है ना, उसकी वजह से हो रहा है। जी, तक हम समझ रहे हैं, क्योंकि जी, आम जन की बात वहां तक कहते हैं ना नहीं पहुंच पाती इतनी जल्दी, और शायद वो जी, भी उस ऊंचाई जी, पर है कि वो नीचे जो रह रहे हैं ना, सबसे नीचे सीढ़ी पे है, वो देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, इसके बिल्कुल साथ नहीं। ही जीवन चलता है और आगे चलेगा भी, और चलता रहा है पहले भी। ये सब चीजें कहते हैं ना, जब जी, महामारी या कोई ऐसी बड़ी विपदा आती है, तो उसके साथ कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो ये वो इस वक्त स्थिति मुझे नजर आ रही है। तो अब विवेक जी, जी, आप जुड़ रहे हैं, आपका पुनः स्वागत। अब मैं आपसे दोबारा प्रश्न करूंगी कि हम आपका जी, अनुभव जी, चाहेंगे कि आप बताइए विवेक जी, आपकी जैसे ड्यूटी जी, लगी है, आपका क्या अनुभव शुक्रिया रहा? जी, वंदना जी, हॉस्पिटल्स की क्या जी, कार्यप्रणाली है, और आपकी कोविड जी, पेशेंट्स में जी, लगी है या कहाँ लगी ड्यूटी? जी। वंदना जी, ऐसा है कि जैसा सर अभी कह रहे थे रिजवान जी कि ये एक देश की, एक प्रांत की, या कि एक, आपका आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी, विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीडियो और आवाज दोनों चली गई है। मेरे को लग रहा है कि बारिश भी शुरू हो गई है, और लगता है कि ये बारिश आज विलेन बनी हुई है हमारे प्रोग्राम के बीच में।
जो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो दर्शकों से, श्रोताओं से हम चाहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखें और विवेक जी फिर कनेक्ट होंगे और फिर जवाब देंगे। उनके यहाँ कनेक्शन बार बार जा रहा है, आ रहा है, तो मुझे लगता है फिर मुझे वापस जाना पड़ जाएगा रिजवान जी की तरफ। देखते हैं कि अगर 1-2 सेकंड में अगर उनका जुड़ जाता है कनेक्शन, तो फिर हम उनसे बीच में ही कनेक्ट होके बात करेंगे, चाहे हम मुझे रिजवान जी को बीच में रोकना पड़ेगा शायद रिजवान जी, जी माफी चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इतने आपसे जी नया क्वेश्चन करती हूँ मैं। आप ये बताइए, जैसे जो घरों की तरफ लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर, तो उनकी दुर्दशा हम टीवी पे और सोशल मीडिया पे सब जगह देख रहे हैं। आपने उस जगह काम भी किया है, तो जो ग्राउंड रियलिटी है, वो जो दिखाया जा रहा है वही है या उससे भी अलग है? जी हम इस मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बिल्कुल। और उसके बाद इस वक्त जो ये मजदूर हैं और गरीब मतलब कारीगर लोग हैं और किसान लोग जितने भी वहां से इधर उधर से चल रहे हैं, क्योंकि फसल भी लोगों की बर्बाद हुई है जिस तरीके से, और बारिश की वजह से, जैसे बारिश पहले हुई थी और उसके ऊपर भी सरकार ने कोई खास कदम नहीं उठाया। और उसके बाद अगर सरकार ने ये सोचा होता कि लॉकडाउन हम कर रहे हैं अगर, तो ये जो मशीनरी वगैरह है, जितने कल कारखाने हैं जहां मजदूर हमारे काम कर रहे हैं, कारीगर काम कर रहे हैं, और उसके बाद अगर ये एकदम से चले जाएंगे तो हमारे पास क्या परेशानी आएंगी उस, और इनके लिए क्या परेशानी होगी, इसके लिए बिल्कुल भी सरकार ने नहीं सोचा। और जो मजदूर आ रहे हैं उनके साथ ये परेशानी, जहां वो काम कर रहे थे उनको वहां से भी पैसा नहीं मिला। अगर उन्होंने कहा पैसे की, तो लोगों ने कहा लॉकडाउन है, हम कहाँ से पैसा दे दें। और जिस तरह से वो चले हैं, उनकी हालत वाकई जर्जर हालत है। और कुछ लोग तो बस ये जो मर रहे हैं जिस तरीके से, तो उनकी हालत देखी नहीं जाती है। बाज़ दफ़ा तो हमको भी रोना आया है इस बारे में। और हमारे साथ जैसे लोग बाँट रहे थे, कुछ लोग चले जिनके के पास खुद वो बेचारे उस लायक नहीं, लेकिन दूसरे दिन मैंने देखा जब हम बाँटने गए तो वो कहीं न कहीं से बिस्किट वगैरह भी लेकर के आए अपने साथ। भले एक छोटा-सा पार्ले का बिस्किट का पैकेट हो, वो लाके उन्होंने बाँटा है वहाँ पर। जी, जी। और ऐसे ही अब जैसे हम लोग हैं, हमने तो खैर अपने आप को घर से जैसे है आइसोलेट ही एक तरह से कर रखा है, घर वालों से थोड़ा-सा दूर डिस्टेंस बना के मैं चल रहा हूँ, जी, जी, क्योंकि जी। बाहर भी निकलते हैं हर तरीके से। और जो हमारी मज़दूर लोग आ रहे हैं, उनके साथ में हमारे साथ जुड़े हुए सरफराज साहब भी और गुलाम हुसैन, तो ये लोग बाकायदा वहाँ पर लोगों की जो भी उनका साथ बीत रही है, वो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया। और उसके बाद पता क्या चला कि अ, इसमें उन्होंने सबका टेम्परेचर भी देखा कि कोई किसी को टेम्परेचर तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग उस तरीके से करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ एक थी, ये भी कि भाई जो आ रहे हैं ट्रकों में भर-भर करके, तो कोई हर जगह सरकार तो नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोगों ने इसका भी अरेंजमेंट एक किया, इस तरह से। और लोगों का टेम्परेचर लेते गए कि अगर कोई है उसको बता सकें या रास्ते में दबा दे सकें। जी, देखिए अब शायद ये आ गए हैं। हाँ जी, जी, जी। अगर अब आज तक तकनीक विवेक जी आप जी तकनीक शुरू हो बहुत जाइए। परेशान कर रही है। जी, नहीं, नहीं, आप शुरू हो जाइए बिना रुके। नहीं, जी, जी, ये तकनीक का मामला है और इसीलिए मैंने जगह बदली है, शायद कनेक्टिविटी यहाँ बेटर हो। तो ये है, बिल्कुल, मौसम भी बिल्कुल। बाहर थोड़ा खराब हो रहा है। पहली बात तो आपको और आपके इस पेज को शुक्रिया और आपका आभार। देखिए, मैं जो कह रहा था वो ये बात थी कि आज हम चाहें या ना चाहें, ये किसी एक देश की, एक प्रांत की, एक अथॉरिटी की या एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ना किसी एक समाज की, ना किसी एक धर्म की। चाहे अनचाहे पूरी दुनिया, पूरी मनुष्यता इसकी चपेट में है। और आज के समय में पहले जो कहा जा रहा था कि जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हों, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल्स हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं, पुलिस है, सिविल डिफेंस है, ऐसी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जो इस लड़ाई में लगी हुई थी। लेकिन आज मार्च, अप्रैल, मई के बाद जो हम लोग को समझ में आ रहा है, वो ये समझ में आ रहा है कि किसी एक अथॉरिटी, किसी एक डिपार्टमेंट की लड़ाई नहीं है। हर यूनिट,
हर इंडिविजुअल इसका कैरियर हो सकता है, हर आदमी इसका सस्पेक्ट हो सकता है, और हमें हर आदमी से एक दूरी बना के और बचाव करके रखना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि दूसरे देशों से अगर हम देखें जहां शुरुआत में ये बीमारी आई, तो उन्होंने जिस तरह से शुरू में इसको लिया, तो हमारे पास कम से कम ये एक एडवांटेज था कि जब यहाँ मार्च में भारत में ये शुरू हुई, तब और देशों से काफी कुछ हमारे पास सीखने के लिए था। लेकिन आप ये देखेंगे कि आज भी डे टू डे बेसिस पे प्रोटोकॉल चेंज हो रहा है, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये न केवल स्वास्थ्य मतलब हेल्थ सिस्टम के लिए, सरकारों के लिए और कम्युनिटीज के लिए एक नई चीज है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए ही एक नई चीज है, साइंटिस्ट के लिए भी एक नई चीज है। और हम लोग तो खुद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, तो केवल ऐसा नहीं है कि जो कोविड जो हॉस्पिटल हैं स्पेसिफिक उन्हीं के स्टाफ में ऐसी दिक्कतें हैं, बल्कि जो सामान्य अस्पताल हैं जो दूसरी बीमारियों के लिए भी हैं, वहां पे भी बहुत सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ रहा है लोगों को, चाहे वो वहां पे डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, फार्मासिस्ट हों, पैरामेडिकल्स हों, या दूसरी बातें हैं जो हैं, मतलब जो भी इस समय जाके एक हेल्थ सिस्टम में काम कर रहा है, तो उसके लिए एक मतलब प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जितना जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो भी बराबर के प्रेशर में है, क्योंकि जो भी एक मरीज चल के आता है उसमें वो हर मरीज किसी एक मर्ज के लिए आता है, लेकिन उसे भी कोविड सस्पेक्ट हो सकता है वो, क्योंकि संभावना उसकी हो सकती है, वो किस लोकेलिटी से आ रहा है, उसका क्या एक्सपोजर है, उसको साधारण बुखार है या नहीं है। तो एक तो इससे क्या है कि सारे अस्पतालों में फ्लू क्लिनिक खोले गए हैं, तो जहाँ पे वो सेग्रीगेट कर रहे हैं कि नॉर्मल पेशेंट्स को और जो बुखार के मरीज हैं वो अलग हों। दूसरी चीज, अगर लगता है कि उनमें कोरोना के लक्षण हैं, तो वहां से उनको रेफर किया जाता है, जो उनका नियरेस्ट कोविड टेस्ट सेंटर होता है वहां पे किया जाता है। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई सारे कोविड टेस्ट सेंटर्स बनाए गए। साथ में क्या है कि जो कम्युनिटी टेस्ट भी हो रहे हैं, मतलब एक कम्युनिटी वैन भी लगी हुई है जो अलग अलग जो रेड जोन एरियाज है उनमें मतलब कम्युनिटी वैन भी जा रही हैं जो सैंपल्स लेती हैं। लेकिन आज समस्या ये है कि आबादी की दृष्टि से भी हम देखें, जो मतलब आबादी के हिसाब से हम जो टेस्ट कर रहे हैं उनकी 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 मात्रा भी देखें, और साथ में केवल सैंपल ड्रॉ करने की बात नहीं है। मान लीजिए आपके चारों तरफ से सैंपल ड्रॉ हो जाते हैं, उनकी उनकी रिपोर्ट कैसे आ रही वो भी एक देखने की बात है। मेरी पिछले महीने मेरी ड्यूटी कोविड टेस्ट सेंटर में ही रही, तो मैं देख रहा था कि लोगों में काफी डर है, काफी मतलब वॉक इन भी लोग कर रहे हैं, मतलब सामान्य खांसी जुकाम बुखार के मरीज भी डर के भी वो चाहते हैं कि उनका हो जाए। हालांकि ऐसा जरूरी है कि हर छोटा मोटा मामूली बुखार इस समय कोरोना ही हो, और उसके भी लोग आ रहे हैं। बाद में फिर ये व्यवस्था बनाई गई कि नहीं, पहले फ्लू क्लिनिक में जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, और बुखार साथ में खांसी जुकाम, और उसके बाद फिर अगर सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण अगर फिजिशियन देखता है, चेक करता है, तो फिर आप निश्चित ही कोरोना का टेस्ट कराएं। एक और बात सुनने में आ रही है जो बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि बहुत एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत हैं, जिनमें वो पॉजिटिव तो पाए जा रहे हैं लेकिन वो उस तरीके से लक्षण नहीं शो कर रहे हैं। उसमें यह है कि माइनर सी भी कोई हल्का सा भी आपको तकलीफ लगती है, तो अपने आप को आइसोलेट करना पहली चीज है, कि अगर आपको जरा सी भी तकलीफ महसूस होती है तो वो व्यक्ति आइसोलेट कर ले। और उसमें ये मेडिको नॉन मेडिको की बात नहीं है, हम घर परिवार में भी इस अवेयरनेस को फैला सकते हैं। समाज में हर व्यक्ति को इस समय एक ध्यान रखना है कि जब भी वो बाहर जाए तो वो मास्क पहन के जाए, हर व्यक्ति से एक 2-2.5 मीटर की 3 मीटर की दूरी बना के रखे। दूसरी चीज, अगर जरा सी भी उसे तकलीफ महसूस होती है तो पहला काम उसे ये करना है कि अपने परिवार वालों से, अपने आसपास के लोगों से एक दूरी बना लेनी है, एक आइसोलेशन कर लेना है। उसमें क्या हुआ कि जब तक आप संपर्क करेंगे अस्पताल को, वो आप पर्चा बनवाएंगे, आपका टेस्ट होगा, रिपोर्ट आएगी, तब तक आपके आसपास के लोग, चूंकि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, बहुत ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं है आपके अंदर, तो आप चलते फिरते, ज्यादातर ये इसका जो फैलने का कारण है वो यही है कि शुरुआत के समय में बहुत एसिम्प्टोमेटिक रहता है पेशेंट, एक्टिव रहता है, वो अपनी रोजमर्रा के काम करता रहता है, और उस रोजमर्रा के काम करते रहने से जब तक उसका टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट आती है, तब तक वो काफी लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होता है। हेल्थ सिस्टम में भी यही दिक्कत आ रही है कि जो खुद हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, उनके संग यही दिक्कत आ रही है कि उनके एक्सपोजर में और उनकी
सिम्टम आने में और उनकी टेस्ट होने में समय लग जाता है। बाय द टाइम वो अपना काम करते रहते हैं तो डिपार्टमेंट में अपने कलीग्स को भी आप एक्सपोज करते हैं। तो इसलिए आज ये बहुत जरूरी हो गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि मास्क उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आज ये है कि आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के ही निकलें और एक दूरी, निश्चित दूरी बना के ही रखें। चाहे आप, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में भी लोग हैं और कोई भी सस्पेक्ट नहीं है या किसी तरह से एक्सपोज नहीं है, फिर भी एक निश्चित दूरी आप बना के रखें, क्योंकि कौन कब कहाँ कैसे एक्सपोज हो जाएगा और कैसे वो फिर ट्रांसफर कर देगा दूसरे को, ये है। दूसरी चीज, जिस तरीके से कुछ प्रांतों में बहुत मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि अब वैसी स्थिति नहीं है कि कुछ एक एरियाज केवल रह गए हैं। आप ये देखें कि हर तबके में ये हो रहा है, हर लोकेलिटी में ये फैल रहा है। तो अब ये चीजें केवल हेल्थ डिपार्टमेंट के तय नहीं तय होंगी, बल्कि ये एक कम्युनिटी में इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बहुत बेसिक लेवल पे इस कम्युनिटी की अवेयरनेस जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे जैसे इसके मरीज बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हेल्थ सिस्टम है, हमारी समझ से ये हेल्थ सिस्टम भी इस इतनी बड़ी पेंडेमिक के लिए उस तरीके से तैयार नहीं है। और अगर हम जैसे सब जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वहां पे भी एक लिमिट के बाद एक परसेंटेज अगर लोगों का एक्सपोज हो जाता है और वो सब अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और उनमें से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो बहुत कुछ संभावना है कि आगे जाके जब मरीज बढ़ेंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाए, आपके पास ट्रेंड स्टाफ ना बचे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मतलब हम एक आम आदमी की तरह हम सब अपने अपने घरों में एहतियात बरतें। और एक बात ये भी अब तय हो रही, जो माना जा रहा था कि हम लोग मतलब लोगों की टेस्टिंग होगी, उन्हें आइसोलेशन में भेजा जाएगा और उन जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनका इलाज होगा, जो नेगेटिव आते हैं उनको डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन आज हमें ये लग रहा है कि ये इतनी जल्दी ट्रैकिंग से और ये कहीं पे रुकने वाली चीज नहीं है। मैं समझता हूँ कि अभी जो संभावनाएं आ रही हैं, जो सब रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो यही देखने को मिल रही है कि ये लगातार फैल रहा है, बढ़ रहा है और आगे वाले समय में बहुत जल्दी ये अभी मतलब ना तो रुकने वाली है, ना हमारे पास इसका कोई सीधा ट्रीटमेंट है जिससे इसको एक पॉजिटिव आए पेशेंट को नेगेटिव किया जा सके, ना ही इसकी अभी कोई वैक्सीन है जो निकट भविष्य में एकदम से दिखाई दे रही है। तो हम सबको, बल्कि मतलब स्कूल कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं उनमें, उनके मतलब यूथ को, क्योंकि जो यूथ है उसे आगे जाके पता नहीं कितना समय इसके साथ गुजारना है, तो उन लोगों को बहुत अवेयर करने की जरूरत है, उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो है, जो घर में बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और जिनको दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हैं, मतलब ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, दूसरी और बीमारियां हैं, या कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी को कोई डायलिसिस पे है, इस तरह की जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोग हैं और उनकी उम्र ज्यादा है, खासतौर से वो अगर डायबिटिक हैं, उन्हें सांस की कोई तकलीफ है, तो अपने परिवार में हम सब लोगों को उनका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। और बाकी जो सिस्टम जो काम कर रहा है, उसमें जो हेल्थ वर्कर्स जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें सैनिटेशन वर्कर का बहुत बड़ा रोल है, ड्राइवर्स का बहुत बड़ा रोल है जो पेशेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, सिविल डिफेंस के बहुत सारे लोग हम लोग के मित्र हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, टीचर्स बहुत बड़ी मात्रा में इसमें लगे हुए हैं जो जो इसमें क्वारंटीन सेंटर्स में काम कर रहे हैं, पुलिस बहुत ज्यादा मात्रा में लगी हुई है और वो एक्सपोज भी हो रही है। आप रोज ही देखेंगे, अगर लिस्ट देखेंगे तो जो पॉजिटिव आते हैं उसमें पुलिस वाले बहुत लोग हैं, तो पुलिस महकमा भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि वो 24 घंटे सड़क पे हैं, एक्सपोज्ड हैं। तो अब वहां पे क्या है कि हमारी एक अपनी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कुछ भी हो जाए हमें क्राउडिंग नहीं करनी है। जो लोग मदद के लिए आ रहे हैं, जो सिविल सोसाइटीज मदद के लिए आ रही हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरकार के साथ एक पैरेलल सिस्टम जो है सिविल सोसाइटी का भी वर्क करना चाहिए। क्योंकि जैसे कोई, आपने सही कहा कि जिस तरह से ये जो लॉकडाउन हुआ, अभी जो रिजवान जी कह रहे थे कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, वो जिस तरह से एक बहुत बड़ी मतलब बेरोजगार जो हुए लोग और विस्थापन उसकी वजह से जो हुआ, तो जो सरकारों ने किया वो आपके सामने है, जो प्रदेश की सरकारों ने किया उनका जो कोऑर्डिनेशन रहा वो आपके सामने है। लेकिन इसमें जो एक सिविल सोसाइटी निकल के आई, और ऐसी संगठित सिविल सोसाइटी नहीं, लोगों ने रैंडम जो मदद की लोगों की, वो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इसमें जो मैं कहना जोड़ना चाहूंगा वो ये कि इस मदद के दौरान भी आप बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं, तो उस दौरान आपको बहुत एहतियात करना है। अगर आप किसी की खाने से मदद कर रहे हैं, पानी की मदद कर रहे हैं, तो वो जो सामान ट्रांसफर हो रहा है,
आपने कहीं से सामान खरीदा, आपने वो सामान कहीं इकट्ठा किया, रखा, और वो सामान जब हम किसी को दे रहे हैं तो वो जो सरफेस है वो भी ट्रांसफर कर सकती है। अगर कोई भी सामान हम बाजार से लाते हैं, जैसे सब्जी मंडी से आपने जी फल जी खरीदे और वो फल वितरित कर दिए, तो इस प्रोसेस में वो फलों में भी जो है वो वायरस ट्रांसफर हो सकता है, वो सरफेस है क्योंकि। तो इसका बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हम मदद करें, लेकिन सबसे पहली मदद ये करें कि जिसको भी हम सामान दें तो डिसइंफेक्ट करके दें, उसकी सरफेस क्लीन हो, आप अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज करके दें। जो दूसरा जो ले रहा है उसको उसको ये कहें कि आप पहले इसको अच्छी तरह साफ कर लें। इस तरह से भी काफी चीजें हो रही जो सामान, जैसे देखिए हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, जो ड्राइवर लोग हैं वो बहुत पॉजिटिव हुए, कैट के कितने सारे ड्राइवर्स पॉजिटिव हुए। उनका योगदान ये था कि वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को एक जगह से, जब उनकी रिपोर्ट आती तो एक जगह से दूसरी जगह वो उन्हें ट्रांसफर कर रहे थे। तो उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई हम ड्राइवर हैं तो हम, हमारा कोई रोल नहीं, कि नहीं, उनके लिए भी मास्क, उनके लिए भी उनका एप्रन, उनका जी कवरऑल, जी उनकी पीपीई किट, तो जी जी उनकी भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप कहीं गाड़ी भी लगा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी मजदूर की मदद करना चाहते हैं कि उसको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन वहां जी पे उस गाड़ी में जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, आप उनको पूरी एक मतलब प्रिकॉशन के साथ और पूरी एक प्रोटेक्टिव किट के साथ आप भेजें, क्योंकि इसी ज्यादातर जो ट्रांसफर हो रहा है वो इसी तरह हो रहा है कि जहां भी क्राउडिंग हो रही है, जी दैट इज जी फॉर गुड, दैट इज फॉर बैड, मतलब अच्छे काम के लिए भी कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए आप तो भलाई के लिए 10 लोग गाड़ी में बैठ के इकट्ठे होके गए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सब्जी बिल्कुल मंडी से सामान खरीदा, आपने बिस्किट खरीदे, ब्रेड खरीदी, लेकिन जो बिस्किट ब्रेड के जो पैकेट्स हैं उनमें भी वो सरफेस है। उस सरफेस पे भी अगर किसी ने इन्फेक्टेड एक्सपोज पेशेंट ने अगर वो चीज को टच किया है और उसको कैरी किया है, तो वो वायरस उस चीज में आ सकता है। जब आप किसी को देंगे उसके हाथ में वो ट्रांसफर हो सकता है। तो उन सबको साथ में, एक तो सैनिटाइजेशन, हर चीज जो भी आप ट्रांसफर करें वो चीज पहले अश्योर कर लें कि वो सैनिटाइज हो। अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, अगर आप जब मदद कर रहे हैं तो साथ में अगर उन्हें कुछ कपड़े के, साधारण कपड़े के मास्क भी दे सकें, नहीं दे सकें तो एक व्हाइट रूमाल ही उन्हें दे सकें, कॉटन का व्हाइट रूमाल के आप लोग ये बांध लीजिए पहले। जी सैनिटाइजेशन के लिए जो लोग जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं उनको आप अगर मदद कर सकते हैं तो सैनिटाइजर की और साबुन की, मामूली साबुन की वो कर सकते हैं। उनको इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि भाई आपको ये सामान दिया जा रहा है, लेकिन इस सामान को इस तरीके से आप पहले डिसइंफेक्ट कर लें, फिर ओपन करें और हाथ धो लें। मैं ये जानता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी में इतना बड़ा विस्थापन हमारे देश ने इस समय देखा है, तो ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभावना ये है कि जहां जहां इस तरह की क्राउडिंग होगी, विस्थापन होगा। एक और चुनौती जो भी देश के सामने आएगी, पहले चुनौती थी कि कैसे शहरों से लोग वो अपने घर गांव पहुंचे, जी लेकिन अब दूसरी चुनौती जो हमारे सामने आएगी कि उन गाँव में उन लोगों की व्यवस्था क्या हो, उनके क्वारंटीन सेंटर बने, उनको भोजन मिले, उनकी जांच हो। नहीं तो क्या होगा कि जो आबादी बिल्कुल अनटच्ड थी आज गांव में, जो बिल्कुल एक अलग आबादी थी जहां पे कोई बाहर से नहीं आया था, वो एक आबादी सुरक्षित जो गांव में ऑलरेडी थी पहले से, वो भी एक्सपोज होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो देखने वाली हैं। बाकी बिल्कुल कोविड टेस्ट सेंटर्स में भी बहुत तनावपूर्ण तो है ही। हाँ, हम सब, वहाँ का ही हाँ, हमें थोड़ा-सा जानना था कि वहाँ जी क्या जी हाल है? जी 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 हाँ, जी देखिए, सब लोग जो भी स्टाफ पोस्टेड हो रहा है तो 15 से 20 दिन के लिए सबकी पोस्टिंग होती है, और एज जी, पर प्रोटोकॉल आप रेड जोन में है तो आपको पीपीई किट पहननी है। मतलब जैसे जहाँ पे सैंपल ड्रॉ हो रहा है, खासतौर से मेरी पोस्टिंग तो इसमें क्या कहते हैं कोविड टेस्ट सेंटर में थी, और हम लोग लॉजिस्टिक्स से अच्छा, जुड़े हुए थे, क्योंकि हाँ मैं डेंटल में हूँ, डेंटल हाइजीन एंड ओरल प्रोफिलैक्सिस में, तो मेरे जी, अस्पताल की तरफ से मुझे भेजा गया था। तो वहां पे जैसे मान लीजिए जहां पे कोरोना का सैंपल ड्रॉ हो रहा है, तो जो लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट जो सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं वो लोग प्रॉपर पीपीई किट वगैरह में होते थे। उन लोग की पीपीई किट बहुत जरूरी है। उसके बाद वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है, फिर वो सैंपल की पैकिंग होती है, फिर वो सैंपल आपका जहां भी टेस्ट के लिए जाता है सेंटर के लिए, वो सैंपल ट्रांसफर होता है। इसमें जो सैंपल ड्रॉ कर रहा है वो बहुत रिस्क पे, हाई रिस्क पे होता है, तो उसकी उसकी सुरक्षा का हम लोग अश्योर करते थे। दूसरी चीज, जो नर्सिंग ऑर्डरली या जो ड्राइवर या जो जो अपने सैनिटेशन वर्कर हैं, जो सैंपल को कैरी करके ले जाते हैं जहां टेस्ट सेंटर तक, वो भी जी, बहुत हाई रिस्क है कि आप इतने सारे कोरोना के सैंपल्स कैरी कर रहे हैं एक बॉक्स के बिल्कुल, अंदर। तो बिल्कुल, उनको भी बहुत सुरक्षा की जरूरत होती थी। सेकंड लेयर जो आती है कि जो इस पूरी चीज को हम लोग जैसे चला रहे हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो वो लोग भी एक्सपोज होते थे, क्योंकि जो व्यक्ति सैंपल ले रहा है वो आपसे भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ता था कि इसमें पूरी जो चक्र है
कि अगर आपकी 20 लोगों की टीम है तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप 5 लोगों को बहुत सुरक्षित कर दिया और बाकी लोगों को आपने छोड़ दिया। हर आदमी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हमारे सेंटर से कोई एक्सपोज होके बाहर जाए और बीमारी फैल जाए, या वो लोकेलिटी में एक्सपोज हो और हमारे सेंटर में आके हमें एक्सपोज कर दे। तो हम सब आपस में एक दूसरे की स्क्रीनिंग करते थे, थर्मल स्क्रीनिंग होती थी, सब लोगों को एज पर प्रोटोकॉल प्रोटेक्टिव केयर मिलती थी। उसमें चाहे कोई सैनिटेशन वर्कर हो, चाहे स्वीपर्स हैं, चाहे नर्सिंग ऑर्डरलीज हैं, और चाहे डिफेंस, ये सिविल डिफेंस वाले जो यंग पर्सन हैं। सिविल डिफेंस वाले लोग बहुत रिस्क पे हैं, क्योंकि सिविल डिफेंस के पास उस तरह से उतना सिक्योरिटी नहीं होती, वो लोग सड़क पे होते हैं, मतलब हमारे सेंटर के बाहर होते हैं। अब मान लीजिए 100 मरीज बाहर खड़े हैं टेस्ट कराने के लिए, तो उसमें कुछ भी लोग पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तभी वो सस्पेक्ट है, तभी वो आए हैं वहां पे। अब सिविल डिफेंस का बंदा जो सड़क पे खड़े होकर उनकी लाइन लगवा रहा है, तो वो केवल एक सोशल सर्विस कर रहा है वो, लेकिन उस सोशल सर्विस में राउंड द क्लॉक उसकी ड्यूटी लग रही है 10 दिन से, 15 दिन से, 1 महीने से। तो कब वो किस पेशेंट से, तो हम लोग उनकी भी ब्रीफिंग करते थे कि आपने कुछ भी हो जाए, आपने पेशेंट से एक डिस्टेंस बना के रखनी है। आप अगर पेशेंट से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उसका टेलीफोन नंबर ले लीजिए। यूजुअली सारे सेंटर्स में जो फॉर्म वगैरह भरी जा रही है, जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वो सब टेलीफोनिकली हो रहे हैं। बाहर एक नंबर दे दिया जाता है, आप उस पर फोन पे कांटेक्ट करते हो, तो डायरेक्ट कांटेक्ट पेशेंट से अवॉइड करा जाता है और एक डिस्टेंस बना के रखी जाती है। मतलब जो स्टाफ भी पोस्टेड भी होता है तो वो पहले टेलीफोनिकली करता है। तो और क्वारंटीन भी एक चीज है कि आपने टेस्ट कराया, फिर आप क्वारंटीन सेंटर में गए, अगर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो आप डिस्चार्ज होकर घर चले गए, अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट हुई तो फिर आप कोविड सेंटर, जहाँ पे टेस्ट प्रॉपर उसका इलाज होता है, जो स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं, वहां चला गया मरीज। लेकिन इस सब में एक जो सबसे बड़ी चीज है जो आप लोग कर रहे हैं कि आम आदमी के बीच में जानकारियां पहुंचे, ये अच्छी बात है, लेकिन जो डर है, क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे भी आ रहे हैं जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है। मतलब अब जो रिपोर्ट्स हो रही हैं हमारी, मतलब अथॉरिटीज भी ये बात कर रही हैं कि 70-80% लोग ऐसे एक्सपोज हो रहे हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो घर में सेल्फ क्वारंटीन करके भी मामूली दवाइयां लेके, जो एक ऑर्डिनरी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती हैं, उनसे भी वो इस बीमारी से निकल जा रहे हैं। लेकिन जो डर है वो क्या है कि उनके मन में कोरोना का इतना बड़ा डर है, इतना तनाव हो जाता है। दूसरी चीज, कुछ ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि अगर कोई पॉजिटिव आया तो उसके आस पड़ोस के लोग उससे मतलब कह रहे हैं कि यहाँ नहीं रुकेगा, और उसको सपोर्ट, बल्कि आस पड़ोस के लोगों को समझना चाहिए कि अगर वो एक कमरे में बंद है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो आप उसके परिवार की, जैसे आप सड़कों, कहाँ तो हमारी सिविल सोसाइटी निकल के सड़कों पे मजदूरों को और सबको मदद कर रही है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स भी इसी दिल्ली में से, इसी बॉम्बे में से आ रही है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया, यहाँ तक कि कुछ हेल्थ सर्विसेज के लोग बेचारे इतना सर्विस कर रहे थे, वो पॉजिटिव हो गए उसमें वो लोग, और जब वो अपनी कम्युनिटी में गए तो सोसाइटी के लोगों ने उन्हें घुसने से मना कर दिया कि नहीं, आप यहाँ नहीं रखेंगे। तो उन्होंने होटल में इंतजाम किया या कहीं किसी दूसरी जगह हायर की। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उस तरह के पैनिक से बचना चाहिए। तो एक समाज का एक ये भी है कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर एक कमरे में बंद है, आइसोलेटेड है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, अथॉरिटीज उससे टेलीफोन पे उसको गाइड कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने कमरे में बंद है, घर में बंद है, फिर भी 4 घर छोड़ के किसी को हो जाएगा। जब तक आप उसके सीधे संपर्क में नहीं आएंगे, जब तक वो व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, उसके परिवार वाले घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपको ऐसी डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि उस परिवार को टेलीफोन पे आप पूछ सकते हैं कि आपको अगर किसी सामान की जरूरत है तो हम आपके घर पे पहुंचा देंगे। आप उनके घर के बाहर छोड़ दीजिए, टेलीफोन कर दीजिए कि साहब आपके घर के बाहर बकेट में ये रखा है, वो अपना उठा लेंगे। इसी तरह से जो क्वारंटीन सेंटर में डीलिंग होती है वो भी ऐसी होती है। पेशेंट अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, एक व्यक्ति उसके रूम के बाहर जाके वो चीज रख देता है, नीचे से उसको फोन जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट आपके दरवाजे के बाहर रखिए, आप अपना रूम खोलिए और अपनी चीज ले लीजिए। वो ले लेता है। इस तरीके से क्या होता है कि देने वाला भी एक्सपोज नहीं होता है, लेने वाला भी एक्सपोज नहीं होता है, और सामान उसके पास पहुंच जाता है। तो इस मदद की भी बहुत जरूरी। जब आगे जाके ये मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो हमें हर आदमी को एक कोरोना वॉरियर की तरह, आप इसी तरह केवल हेल्थ सर्विसेज ही के लोग नहीं है जो कोरोना वॉरियर्स हैं। आज आप सड़क पे चलता हर आदमी, खासतौर से यूथ, उसे जब ये लॉकडाउन खुलेगा और हम लोग बाहर निकलेंगे तो हर आदमी को इसका सामना करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग अपने आज हॉस्पिटल के अंदर जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस आपने ही करनी पड़ेंगी जब आप बाहर निकलेंगे लॉकडाउन के बाद। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों को वही चीज है कि अपनी अपनी सावधानी अपने आप रखनी है, अपना बचाव अपने आप करना है। सरकार हर जगह आके नहीं कर सकती,
डॉक्टर्स या जितने भी हमारे कोरोना योद्धा हैं वो आके हमारी हर जगह आके देखभाल नहीं कर सकते। हर एक बंदे के लिए एक बंदा अवेलेबल नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं लिमिटेड हैं, ये चीज के लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। आम जनता को इस चीज का पता होना चाहिए। तो इसी से संबंधित मैं अगला प्रश्न रिजवान जी आपसे करना चाहूंगी कि आपने मजदूरों की पीड़ा देखी है कि शहर बनाने में उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया और एक पल में वो शहर ने बेगाना उनको कर दिया। आज वो गाँव की तरफ वापस जा रहे हैं कि वहां उन्हें एक विश्वास है, कम से कम मुझे वहां पे रोटी तो मिल जाएगी, मैं अपने लोगों के बीच में तो पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे में दो प्रश्न उठते हैं कि एक तो ये कि ये कामगार जो है खेती करने वाले किसान है या काम कर रहे हैं जो भी हैं, ये छोड़कर शहर की तरफ आए, इस उसमें आए उम्मीद में कि कोई मजबूरी थी या बेहतर जिंदगी की चाहत में ये आए। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये कामगार जो अब चले गए हैं, क्या हम ये उम्मीद करें कि कुछ समय बाद ये वापस शहरों की तरफ आएंगे? मैं आपसे प्रश्न रखती हूँ। रिजवान जी आप बताइए। जी जी, इस बारे में जो आपने कहा है बहुत सही है, ये आपका क्वेश्चन जो है, और ये चीज हम लोगों के दिमाग में भी है कि जो ये लोग भाई इस टाइम वहां देखा जाए, जितने लोग जो गए हैं वापस जा रहे हैं, इनके साथ वहां पर भी परेशानी आएगी खाने पीने की, क्योंकि भाई जाहिर सी चीज है, जो जितना वहां है एक रोटी से ही किसी का पेट नहीं भरता है, साथ में कुछ और भी चाहिए होता है, कुछ प्रोटीन्स भी हैं, हर चीज है। तो अब वो चीजें वहां मुहैया ऐसे नहीं हो सकती जब तक कि पैसा नहीं होगा किसी के पास। मान लीजिए राशन है उनके पास, और अब खाली रोटी खाएं तो किस चीज से खाएंगे, और उसके बाद वो काम धाम कुछ भी उनके पास नहीं है वहां पर इस टाइम। जिस तरीके से पहले भी फसलें बर्बाद हुई, चलिए, जबकि सरकार ने कहा कि हम जो है इतना हमारे पास अनाज है कि हम इतने सालों तक इनको बैठा कर इस पूरे भारतवर्ष में जितने लोग हैं उनको हम दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। अगर यही चीज होती तो हम समझते हैं कि ये जो मजदूर लोग हैं, प्रवासी लोग, ये वहां से छोड़ करके नहीं आते। ये वहां बहुत बड़ी एक उनके साथ कमी की गई है सरकारों की तरफ से, और सरकार ने जो चीज घोषणा की कि हम इतना इतना देंगे, कि इतने सामान ये किट होगी, और लेकिन किट भी लोगों को नहीं मिली, और जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने जो बांटा है उसी से अच्छे तरीके से उनका पेट भरा है। और अगर सरकार ने कोई जरा सा भी इसमें 10% भी अगर किया होता तो हम समझते हैं कि मजदूर वहां से नहीं भागता, और वहां जहाँ ये लोग भाग गए हैं अपने वापस तो वहां पर आएंगे भी क्या शहर की तरफ? आप क्या समझते हैं, ये शहर की तरफ वापस जी 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 नहीं, देखिए, शहर की तरफ इनको आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन है अपने यहाँ की जनसंख्या है, तो वहां से इनको पूरा नहीं पड़ेगा गांव से जी। और क्योंकि भाई गांव में ही जनसंख्या ज्यादा होती है और लोगों में अवेयरनेस कम है कि भाई कैसे क्या हो क्या ना हो, और इसी की वजह से अब इनको वापस आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा एक न एक टाइम, लेकिन कब ये वापस आते इस चीज से अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि श्योरिटी कुछ नहीं है। अब जैसे सरकार ने कहा कि अभी यहाँ योगी जी ने कि हम जो है दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन शुरू करके और दूसरी जगह से कि आपको अगर चाहिए तो हम आपको देंगे, लेकिन हम उसमें समझते हैं कि ये योगी जी तो कह रहे हैं कि मनरेगा के तहत हम इतने लाखों लोगों को रोजगार देंगे। अब तो क्या नहीं देखिए, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कहने में और करने में बहुत फर्क है जी, ये तो जानते हैं हर कोई। अगर यही चीज होता कि राशन दिया जाएगा और दे दिया गया होता तो मजदूर वापस नहीं आता जी, क्योंकि मजदूर इसीलिए भागा कि उसके पास पेट भरने के लिए अनाज नहीं है, वो भूखा मर रहा है, ये और इसीलिए मजदूर भागा है। इसके साथ एक प्रश्न और उठता है कि जैसे आप हैं कि मजदूर जो है उसको मिलता तो वो नहीं जाता, जबकि हमें कुछ केस ऐसे भी आए हैं कि जिनको मिल रहा है यहाँ पर खाने पीने को भी अच्छे से, वो कह रहे हैं कि हम जो मालिक है वो कह रहे हैं हम तुम्हारा पूरे देखभाल करेंगे, आप यहीं पे रहो और बाहर मत जाओ, मतलब जाओ आप कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। तो तब वो लोग नहीं माने और वो वहां कहते हैं कि हमें तो हर कीमत पे जाना है, वहां हमारे गांव में कोरोना नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा। मतलब ये जो बात फैली ये किस तरीके से उन तक पहुंची, कैसे, मतलब अच्छा ये भी नहीं है कि एक जगह
ये पूरे देश का सारा मजदूर कामगार वर्ग ने एकदम दौड़ लगा दी। तो ये क्या हुआ, कैसे ये विस्फोट हुआ, इसके बारे में जी जानना चाहेंगे कि आपको तक ये कोई जानकारी किसी के माध्यम से पहुंची हो, मजदूरों से आपने बात की हो, उन्होंने कुछ बताया कि उन्होंने जी एकदम से कैसे सोचा ये सब? इसमें एक तो ये जो नफरत फैलाई गई अपने यहाँ, ये बहुत बड़ी चीज है नफरत, कि कोरोना के उससे जैसे है कि कोरोना है, आप उससे किसी को हो गया, आप उससे नहीं मिलेंगे। एक तो इस वजह से भी, और दूसरे लोगों ने ये सोचा मजदूर ने कि अगर हम यहाँ हैं, हमें कुछ हो गया तो हमारे लिए घर वाले हम देख पाएंगे, हम कुछ नहीं। और घर वालों ने उनको जो है कहा कि नहीं, आप वहां अकेले हैं, आप फौरन यहाँ चले आइए। इसलिए भी वो लोग वहां से चले। और खाना पीना तो एक अलग की चीज है, लेकिन घर वाले जो है वो परेशान हो रहे हैं कि भाई एक अकेला हमारा लड़का है जो वहां है पड़ा हुआ, कहीं इसको कुछ हो गया तो कौन देखेगा, और कहीं पता भी नहीं चलेगा कुछ भी। तो श्योरिटी की वजह से भी वो वहां से भागे हैं। और अब अगर इन सब चीजों के पीछे देखा जाए, कहीं से हम लोगों का भी हाथ है इसमें, कि भी मजदूरों को हम लोग ठीक से, कारीगरों को भाई काम है, अगर फैक्ट्री वाले पैसा दे रहे होते, कहते हैं नहीं तुम रुको, हम तुमको सैलरी दे रहे हैं, उन्होंने सैलरी नहीं दी। तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ जब ये इतनी मारा मारी, आगे पता नहीं हमें काम मिलेगा कि नहीं लेकिन मिलेगा। तो लोग दे रहे थे सैलरी, फिर भी वो चले गए। जी वही प्रश्न पूछ रही सैलरी हूँ किसी कि उन्हें मिल रहा है, नहीं, सैलरी नहीं तो मिली, वो कहते हैं हम किसी खाने को को नहीं भी मिली। आपको देंगे। नहीं नहीं, ये मेरा अपना अनुभव बता रही हूँ मैं, जी कि जी मेरे जी 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 जानकार जी के माध्यम से जो मेरे पास आई है, अपने जानकारों के माध्यम से, कि कभी 15-20 उनके यहाँ लेबर काम कर रही है, हाँ और वो एक को कह रहे हैं कि हाँ आपको खाना भी देंगे, आपको पूरी सैलरी भी देंगे, आप मत जाइए। लेकिन वो कहते हैं नहीं हम जाएंगे। तो वो ये जाएंगे उनके बिल्कुल। मनों में वो, कहाँ से ये बात आ गई एकदम से, इतना बड़ा वो विस्फोट? इसलिए वंदना जी, जी 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 जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ और जी इतने विवेक, दिन काम उनको नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा चलो हमको खाना मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन कब तक कि ये इस तरीके से लॉकडाउन रहेगा, इस बारे में कोई श्योरिटी उनको नहीं थी। सबसे बड़ी चीज तो ये थी एक, कि अब धीरे 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 जैसे करके लॉकडाउन बढ़ा और अभी भी वो चल ही रहा है, जी तो हाँ, उनको ये श्योरिटी नहीं है। सबसे बड़ी चीज श्योरिटी नहीं है कि वो आगे उनको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये लॉकडाउन कब तक की इसी तरीके से रहेगा। ये सबसे बड़ी एक चीज आई है सामने, मैंने क्योंकि हमने पूछा कई मजदूरों से। विवेक जी बताइए। जी मैं ये इसमें जोड़ना चाहता हूँ सर की हाँ बात जी में, कि जी आज इस महामारी ने जो इसके बाद जो विस्थापन हुआ, वो विस्थापन हमारी इस बीमारी से भी ज्यादा बड़ी समस्या बन के हमारे सामने आया। और इस विस्थापन ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और बिल्कुल जो फैक्ट्री वर्कर हैं जिनकी वीकली आमदनी होती है, जो हफ्ते का हिसाब जिनका होता है या 15 दिन का हिसाब होता है, जैसे मंडी के लोग हैं, जो जो सब्जी मंडी में काम करते हैं, जो दूसरी मंडियों में काम करते हैं, जो सामान ढोते हैं यहाँ से वहां, हमारे पूरे सिस्टम के पास ना तो प्रदेश लेवल पे और ना ही देश के स्तर पे उनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था थी ही नहीं। हमने कभी उन लोगों को चिंता के केंद्र में रखा ही नहीं, कोई पॉलिसी उनके लिए थी ही नहीं। सर जो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि केवल आदमी की जरूरत केवल एक राशन नहीं होती है, उसकी एक सोशल सिक्योरिटी होती है, उसको एक एश्योरेंस होता है। दूसरी चीज क्या हुआ कि जिस तरीके से घोषणाएं हुई, वो घोषणाएं उन तक कन्वे नहीं हुई। ये मान लेना कि टीवी पे अगर कोई योजना आपने बता दी तो वो देश के हर व्यक्ति को पता चल गई और वो समझ गया और वो उस पर विश्वास भी कर लेगा, ये मैं समझता हूँ बहुत काल्पनिक सी बात है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले से ही हमारे सिस्टम में जो कामगार लोग हैं, जो रोजंदार लोग हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनके लिए कोई स्थायी सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था थी ही नहीं। और इसने बहुत बड़े स्तर पे, मतलब चाहे वो सिविल सोसाइटी भी हो और जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, हम लोगों की भी कल्पना से मतलब हजार हजार गुना ज्यादा हम लोगों ने विस्थापन देखा। ये जरूर लगता था कि हाँ जब ऐसी स्थिति आएगी तो लोग बेरोजगार होंगे, लोग चले जाएंगे, लेकिन लाखों लाख लोग जाएंगे और ये सिलसिला महीनों तक नहीं थमेगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि केवल 3 टाइम का खाना नहीं देना है, केवल उनको 1 महीने का राशन नहीं देना है, उनको मकान के किराए की भी समस्या है, उनको इलाज की भी समस्या है, उनको आगे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी की समस्या है, उनको एक सोशल सिक्योरिटी भी है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो यहाँ मुझे देखने वाला कौन होगा, क्या मेरे पीछे कोई इंश्योरेंस है,
क्या मेरे पीछे कोई सरकार है? ये चीज जब उनके समझ में नहीं आई, जब उनको ये लगा कि हाँ ठीक है, हम केवल राशन दे दिया आज नहीं तो कल। दूसरी चीज क्या थी कि जब ये लॉकडाउन, पहले महामारी आई, बीमारी आई, और उसके बाद जब ये लॉकडाउन आया तो इससे एक अनिश्चितता का जो वातावरण बना, जब हम आप सब कुछ जानते समझते हुए भी इतने तनाव और दबाव में हैं, तो आप उसकी कल्पना कीजिए जो घर से 1000 किलोमीटर दूर एक अकेला आदमी रहता है और जिसकी आमदनी बमुश्किल 6000, 8000, 7000 रुपए है, और वो भी उसको टुकड़ों में मिलती है कि उसने हफ्ते भर काम किया तो मिल गया, या कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको रोज की दिहाड़ी 600 रुपए शाम की मिलती है। जी जी जो जी जो ये मिस्त्री हैं, जो ये राजमिस्त्री हैं, या ढुलाई वाले हैं, या बिल्कुल रिक्शे वाले हैं, या ई रिक्शे वाले हैं, या साइकिल रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले लोग हैं, तो बिल्कुल उनके दिहाड़ी। लिए कोई एक नियमित व्यवस्था नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। आपको सामान पहुंचाने का तो छोड़ दीजिए, उनके पास सूचना पहुंचाने का भी कोई सिस्टम नहीं था कि ये आपको एश्योर कर सके। और बिल्कुल आप जो सही कह रहे हैं कि वहां पे क्या हुआ कि उनके पास भोजन नहीं था, उनके पास राशन नहीं था, उनके पास किराए के पैसे नहीं थे, उनको ये बिल्कुल अनिश्चित था कि हमें अगले महीने काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये लॉकडाउन कितना बढ़ेगा, कब तक चलेगा। और मैं समझता हूँ कि उनका डर गलत नहीं साबित हुआ। जो लोग मार्च में लाखों की लाइन लगाए खड़े हुए थे, अगर वो उस समय रुक गए होते तो आज भी वो उसी उसी समस्या से जूझ रहे होते। तो ये जो बाद में व्यवस्थाएं हुई, मतलब समाज की तरफ से भी, सरकारों की तरफ से भी उन्हें भेजने की, अगर ये फेजेस में होता और शुरू से किसी तरीके की जो जो आज जो सरकार, जो ट्रेनें चल रही, श्रमिक स्पेशल चल रही हैं और लाखों लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं, सारी सरकारें व्यवस्थाएं कर रही हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो ये मैं समझता हूँ कि धीरे 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 फेज आउट करके शुरू से होना चाहिए था। ऑल ऑफ ए सडन जो एक ब्लॉक आया, उससे बहुत समस्या पैदा हुई। और ये जो एकदम से लोग अपने बलबूते अपने उससे निकल पड़े सड़कों पे, इससे एक्सपोज भी हुए लोग। इससे आप ये मान चलिए, मतलब मेरे झांसी से, अपने होम टाउन से खबरें आ रही हैं कि लाखों मजदूर ग्वालियर और झांसी से, दतिया से क्रॉस करके झांसी के बॉर्डर पे उन्हें रोका गया, उनके लिए टेंट में व्यवस्था, बल्कि आप ये समझिए कि झांसी में 0 पेशेंट थे, और उन टेंट से जो लोग एक्सपोज हुए किसी तरीके से, वो मदद करने में, या मतलब वो माइग्रेशन से एक्सपोज हुए, या एक्सपोज वालों ने माइग्रेशन को वो किया आपस में, वहां पे 1 2 3 4 करके 14 15 की संख्या में एक एक जगह पे पेशेंट बढ़ने लग गए। तो वो जो ये अनियोजित बिल्कुल अनप्लैन्ड वे में जो एक मूवमेंट होते हैं, इन मूवमेंट में बड़ा खतरा होता है ऐसी ऐसी बीमारी में। और उसमें सबसे बड़ी चीज होती है, मैं जो आज आपसे फिर कह रहा हूँ, कि एश्योर करना। आप मतलब हम आप यहाँ शहर में रहते हैं, हम आपके पास इस लॉकडाउन को सस्टेन करने के लिए भी फाइनेंसेस हैं, लेकिन जब कोई एक पेशेंट एक्सपोज हो जाता है हमारे आसपास में, या हमारे अपने परिवार में अगर कोई किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया, उसकी पॉजिटिव हो गई, तो आज भी हमारी मानसिक स्थिति ये है कि हमारे अपने रिश्तेदार आपके मतलब सहायता से मना कर देंगे। और ये कारण है कि उनके अंदर इतना ज्यादा भय है उस चीज को, जो सर ने कहा कि भाई इतनी नफरत, एक तरह से डर और नफरत का माहौल बना दिया। इसी से प्रश्न एक और उठता है विवेक जी, कि ये जो भय है, भय ज्यादा है कि हकीकत में, और भय में क्या अंतर है इस वक्त करना चाहिए लोगों को, किस तरीके से इस चीज को समझना चाहिए कि भाई ज्यादा भयभीत ना हो और पैनिक ना करें, या हकीकत वाकई इतनी खराब है? नहीं देखिए, बीमारी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। आज हम इस स्थिति में हैं कि कोरोना है और बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये भी आप मान के चलिए कि जब तक आपके पास कोई वैक्सीन नहीं होती है, तो इससे 1 दिन 2 दिन 5 दिन आप ना तो छुप सकते हैं ना बच सकते हैं। इसको आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे किन किन तरीकों से ये हो सकता है और किन किन तरीकों से हम इससे बच सकते हैं। उसमें बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आप एक आवरली बेसिस पे आप अपना साबुन से हाथ धोते हैं, इसका क्या मतलब है कि जहां भी आपके हाथ से कहीं कोई सरफेस आपने टच की, तो उससे अगर आपने कोई चीज पिक कर लिया, तो वो आप वॉश करेंगे हट जाएगा। अगर जब तक आप हाथ साबुन से नहीं धो रहे तब तक आप अपने चेहरे पे नहीं लगाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी सीट पे बैठे हो और आपको हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो हाथ के टच में नहीं आएगा, हाथ के थ्रू आपके मुंह में या नाक में नहीं जाएगा, जब टच नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा, जब तक तब तक इससे नहीं होगा। नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि अगर आप बाजार में जाते हैं, जैसे मदद के लिए आप निकल रहे हैं, मान लीजिए किसी के घर में कोरोना पॉजिटिव आ गया और आप दूर से उसके दरवाजे पे मदद का सामान रख के आ जाएंगे, तो आपको नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को
क्वारंटीन सेंटर में काम कर चुके हैं, कोविड टेस्ट सेंटर में काम कर चुके हैं। अगर हम लोग इतना डरेंगे और बचेंगे तो फिर तो उनकी हम सेवा ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी समझना, जैसे आप लोग गए, निकले घर से, आपने मजदूरों को वो सामान पहुंचाया, तो ऐसा नहीं कि केवल निकलने और पहुंचाने भर से आप एक्सपोज हो जाएंगे। हाँ, दूरी रखनी है। अगर आप किसी गाड़ी में किसी को भेज रहे हैं तो अगर 10 लोगों की बैठने की जगह है तो आप उसमें केवल 4 लोगों को ही बैठाएं, जिसमें कम से कम 1 मीटर की दूरी हो। उन सबको ग्लव्स आप दे सकते हैं, उन सबको एक आप मास्क दे सकते हैं, उन सबको एक फेस शील्ड दे सकते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये जरूरी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पड़ोस में किसी को पॉजिटिव आ गया तो हम 10 लोग इकट्ठा होकर कहें कि नहीं आप अपने घर में यहाँ नहीं रुकोगे, आप ये बिल्डिंग खाली कर दो। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो और इससे नहीं होगा। अभी तक ऐसा कोई नहीं आया कि मतलब पड़ोस में किसी के पॉजिटिव हुआ हो और बिना कांटेक्ट के अपोजिट साइड वाला पॉजिटिव हो गया हो, ऐसा नहीं है। मेरे तो एक घर छोड़ के ही हुआ है बराबर में। उनके हस्बैंड की डेथ भी हो गई, बेटे को भी हुआ, लेकिन वो ठीक होके आ गया है। तो इस चीज को हम तो खुद देख रहे हैं कि भाई ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना अनपढ़ता है और एक उनके कम्युनिकेशन गैप रहा, जो उन तक पहुंची नहीं बात। पन्ना जी, इसमें क्या है, एक चीज मैं कहूंगा, इसमें RWA जो है, आपकी जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, मैं मयूर विहार में रहता हूँ, पॉकेट सी में रहता हूँ, तो हॉस्पिटल के अपने वर्किंग आवर्स के अलावा मेरी वाइफ भी हॉस्पिटल में काम करती हैं, शी इज फिजियोथेरेपिस्ट। तो हम लोगों ने RWA से मिलके, जितने भी हेल्थ वर्कर थे, डॉक्टर्स थे, उन सब ने मिलके हमारी RWA की ब्रीफिंग की कि देखो ये प्रॉब्लम है। अब आप जैसे काम वाली जो मेड्स हैं आपके घर में जो काम करने आती हैं, अब आपकी चॉइस है कि आप उसे बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बुलाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जिस कमरे में वो काम कर रही है आप उससे दूरी बना के रखें। जब वो आए तो अपने चप्पल बाहर उतार दें, उसके हाथ धुलाएं, है ना, उसको मास्क अवेलेबल कराएं, उसकी तनख्वाह जो है, अगर मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम अपनी मेड्स को, सर्वेंट्स को घर पे नहीं बुला रहे हैं, ड्राइवर्स को नहीं बुला रहे हैं, गाड़ी साफ करने वाले को नहीं बुला रहे हैं, लेकिन आपको नहीं बुलाना काफी नहीं है, आपको ये भी देखना है कि उनको आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं कि नहीं। मतलब क्या वो आपके पास जब नहीं आ रहे हैं काम पे तो उनका घर चल पा रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आपने कहा कि काम वाली से कह दिया भाई कल से मत आना और कोरोना है तो 3 महीने अपने घर पे बैठ जा, लेकिन उसको आपको उसका पैसा देना बहुत जरूरी है। आप टेलीफोन से उसके हाल पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे घर में तो कोई तकलीफ नहीं है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है और तभी इस चीज से हम लोग लड़ पाएंगे। विवेक, बैटरी थोड़ी सी इसकी वो हो गई है तो और चार्जिंग पे लगाया है मैंने। जी। अब आपसे रिजवान जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने ग्राउंड पे वर्क किया है, कुछ चीजें ये भी देखने में आ रही हैं कि जैसे मजदूर वर्ग है वो मतलब ये है कि उनका लालच है या असुरक्षा की भावना है, वो क्या है वो आप बताएं। कि कोई चीज उनको दी जा रही है तो उसके बाद वो दोबारा लाइन में आके लेते हैं, फिर 3 बार लेते हैं, ये हाथों से छीन के चले जाते हैं, और उस वजह से जो उनके ही भाई बंधु हैं उनको नहीं मिल पा रहा, उन तक पूरा नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये क्या, किस तरीके की उनकी मानसिकता है, इसको आपने कैसे मतलब हैंडल किया, क्या किया, आपको बताइए। जी, इस बारे में मैंने देखा है कि जैसे जो कुछ लोग ये है कि जैसे उनको मिल गया फिर वो आ गए और उसके बाद फिर लेके गए और इस तरह से उन्होंने अपने घरों में भर लिया है, राशन इतना भर लिया है कि मैं समझता हूँ उनके पास 6-7 महीने से ऊपर का राशन हो गया है। और उनको अगर पका हुआ खाना दिया गया तो झुग्गी झोपड़ी वगैरह, तो पता चला कि वो ले जाके उन्होंने फेंक दिया है, उसको नहीं इस्तेमाल किया है। और क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये जो लॉकडाउन है और जिस तरीके से है, हमको आगे शायद काम ना मिले और हमको इसी में गुजर बसर करनी पड़ेगी, तो वो इस डर की वजह से घर में अपने के राशन इकट्ठा कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमने खुद देखा, हम राशन बांटने गए, हमसे कहा गया कि ये चीज है, हम गए, देखा लड़के हैं उनके मुंह में मसाला है और फिर उसके बाद जिसके पास खाने को नहीं होगा तो वो मसाला नहीं खा सकता है कहीं से भी और बहुत परेशान भी रहेगा। और उसके बाद पता चला कि उनको फिर राशन की जरूरत, और हमने जैसे मालूम किया तो पता चला नहीं, उनके यहाँ तो
खाना है, आराम से चल रहा है। हाँ, लेकिन जी। कुछ ये है कि कई लोगों को इकट्ठा करके अपने घर से, अगर 4 लोग हैं, चारों को वो अलग-अलग करके लाके राशन लेके जा रहे हैं। ये चीज़ हुई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या कहते हैं, अगर उनके घर गया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पड़ोस में हैं, उनके पास खाने की नहीं है, भाई आप इनको भी दे दीजिए। मतलब जी, जी। ऐसे भी लोग। और मतलब कुछ दोनों लोग हैं जी, और कुछ तरीके लोगों को सामने आ राशन रहे हैं मिला आपके। जी, और वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो उनको जी। हमने खुद ले जा कर के दिया। पता चला एक दिन सिर्फ़ हमारे पास सिर्फ़ चावल था और कुछ नहीं था राशन बचा हुआ। और एकदम से हमारे पास आया बाराबंकी से फ़ोन कि फलाँ है। हमने कहा अच्छा। तो जब हम लेके गए हैं तो वहाँ वो औरत रो रही थी, इतने चावल के ऊपर। मैं देख कर के मुझे खुद वो हुआ, अफ़सोस हुआ कि रात का टाइम हो गया, इनको हम कैसे क्या करें? फिर बाद में जब मैं गया उनके यहाँ, तो हमने कहा कई दिन हो गए, तो इसके बाद मैंने कहा कि अब आपके यहाँ राशन खत्म हो? कहा नहीं, अभी थोड़ा-सा चावल बचा है। हमने कहा इतने चावल में आपने इतने दिन चला लिया? तो कहा नहीं, कि ऐसा है कि हम एक टाइम खा रहे थे, एक टाइम नहीं, क्योंकि चलाना तो है ही है। और कभी कुछ बनाए, कभी कुछ बनाए। फिर खैर हमने उनको ले जाके फिर राशन वगैरह दिया। तो इस तरीके के लोग भी हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अगर उनको पैसा भी दिया जा रहा है कि यार राशन ले, वो कहते नहीं, हमारे यहाँ इतने लोग हैं, हमें इतना पैसा और चाहिए। तो इस तरीके से लोग भी आए हैं। और पैसे के लिए तो लोग बहुत बुरी तरीके से। अभी हमारे पास परसों की बात है, डे बिफोर यस्टरडे, तो उसमें एक दिल्ली से फ़ोन था। तो हमने खैर उनका लिया। हमने उनको फ़ोन किया कि ठीक है, हम राशन का आपका हो जाता है, लेकिन दूरी काफ़ी आपको ओखला से और रौजरी गार्डन की। तो जी। कैसे कर लें कि ठीक है, आप वहाँ बता दीजिए, हम जाके इकट्ठा। हमने कहा ठीक है, तो राशन मिल जाएगा, लेकिन राशन तो नहीं, हमें पैसा मिल जाए। तो अच्छा। अब जिस किसी के पास खाने को होगा, पहले वो राशन देखेगा कि पैसा लेगा। पैसा इस लेगा, तरीके सही के बात। लोग भी आए हैं सामने। जी, और जी। सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक नफ़रत भी लोगों के अंदर फैलती जा रही है, बेइंतहा। बहुत ज़्यादा है इस टाइम, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है, औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, तो ये लोग अपने कॉलोनीज़ में और घरों में हैं, सिर्फ़ आस-पास के लोगों से मिलके बैठ रहे हैं। तो जी, उसमें पता चल रहा है कि अगर कोई आए, जैसे जमात के ऊपर आया, कि जी जमाती हाँ। सुनी-सुनाई बातों के ऊपर लोग उनसे नफ़रत करें, कि सबको उन्होंने सोच लिया कि एक ही कैटेगरी का है। जी हाँ। जी, जी, जी। और पता चल रहा है, अगर उनके कुछ दोस्त मुस्लिम हैं या, तो उनने उसको बायकॉट करना शुरू कर दिया एकदम से। उनके ज़हन में ये चीज़ आ गई। और कि नहीं, हम उनके लिए नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ़ अपने लिए कर। तो ये एक जो भावना हुई लोगों के अंदर, बहुत खराब भावना एक उत्पन्न हो गई इस वक़्त। और बहुत ज़्यादा है। हमारे खुद अपने लोग हैं, जो हमसे काफ़ी लोग, मतलब जो दोस्ती में हैं और कट हो गए। जी, और कुछ लोग तो ऐसे, जैसे हमने, भाई ज़ाहिर-सी चीज़ है कि भाई कलेक्शन करना ही होता है। तो कुछ लोग आए फलाँ से जाके फलाँ, तो हम कहते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नफ़रत जैसे एक फैलाई जा रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात रही, तो वो जिस टाइम शराब की दुकानें खुली, उसी टाइम सोशल डिस्टेंसिंग देख ली गई थी कि क्या थी। बिल और बिल्कुल। इसी के ऊपर हमने एक नाटक करने का भी सोचा। और हमने जी, लिखवाया नाटक बाकायदा, कि जो बाकायदा अवेयरनेस है उसके ऊपर, कि भाई हम नाटक करेंगे 4-5 लोग जा करके गली मोहल्लों में, जहाँ पर कि पुलिस नहीं जा सकती है, और वहाँ भीड़ लोगों की लगी हुई है। और औरतों के अंदर तो बिल्कुल भी, क्योंकि अपने यहाँ जाहिलियत बहुत ज़्यादा है भरी हुई, और उसका अंजाम ये देखने को मिल रहा है हमें, बहुत जी, जी, ज़्यादा। तो जी। उसमें पता चला, हमने यही सोचा था कि हम जाएँगे ऊपर से खिड़कियों से, और सबको दूर-दूर कहेंगे कि खड़े हो जाइए, आप अपनी खिड़कियों से बाकायदा देखिए लेकिन और सुनिए, हम हाथ में माइक ले लेंगे। और समझदारी का लेकिन अभाव हम है बहुत सीएम ज़्यादा। ऑफिस गए जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का, किसी चीज़ का उनको नहीं इल्म है। आप ये कह तो रहे हो, हम बाकायदा हम रोज़ टीवी पर देख रहे हैं हमारे नेतागण, जी, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जी, नहीं कर रहे हैं। उनके मास्क जो है जी, यहाँ होते हैं, यहाँ नाक पे नहीं है, जी, यहाँ जी, जी। होते हैं। नहीं, नहीं, वो नहीं, आप और वो छोटे-छोटे सामान मास्क हैं। बाँटने जा रहे हैं, अरे आप टीवी पे अपने को दिखाने जा रहे हैं सिर्फ। आप ये दिखा रहे हैं मैंने काम किया। जी, तो ये जो चीज़ है जी, इसके ऊपर भी मतलब कुछ तो लगाम लगनी चाहिए ना, जो एक स्वच्छ जी, कहते जी, हैं ना सार्थक संदेश जनता तक जाए कि अगर हमारे नेता गलत जी, कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, लेकिन वो एक्शन नहीं हो रहा। बिल तो इन जब उन कहते हैं ना
ऊपर से चल के आती हैं चीजें और जब लोगों तक फैलती हैं। लेकिन अगर ऊपर वाले ही सही नहीं करेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो तो कहेंगे कि नेता नहीं कर रहा तो हम ही जी, क्यों इसके करें? पीछे भी यही एक लॉजिक है। तो जी, इसका भी ये एक लॉजिक है कि लोगों ने जो मास्क का साइज है, जैसे जितना जी होना चाहिए, वो ना करके छोटा-छोटा कर दिया और सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे लोग जो हैं, वो एक मास्क लगा कर के चल रहे हैं। अब हमने मास्क अपने बनाए, अगर मैं आपको दिखाऊँ जो हमारे हाथ के खुद काटे हुए मास्क हैं और उसके बाद यहाँ सिले हुए मास्क हैं, साइज़ क्या है उसका और किस तरीके से कितना होना चाहिए और उसको देखते हुए आज छोटे-छोटे साइज़ के ब्लैक और हाँ एकदम जी, हाँ जी, समझिए बस ट्रांसपेरेंट। इतने से। जी, 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 जी। तो तो वो चीज़ें हैं इसका कोई और आ रही हैं। तो स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है? भई बता दिया जाए, भई कोई नहीं बना भी है, रहे हैं बिल्कुल है, लोग, बिल्कुल तो है उसके लिए इसका। बता जी, देना चाहिए कि मैंने भई इतने बाय इतने के बनाने चाहिए। वो विवेक जी दरअसल क्यों यही ऐसा नहीं वजह हो है सबसे सकता? बड़ी कि दरअसल पैसे को भी लोगों नहीं ने सोच बिल्कुल करके कि अगर 10 पैसा भी कहीं हमें बच जाए उसमें तो वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जा तो जितने में ये चीज़ रही वो जा ही रही है। कालाबाज़ारी भी हुई है, इस टाइम बहुत ज़्यादा कालाबाज़ारी हाँ, हुई है। हर वो चीज़ तो में हुई देखा है, था कि वो भी हो रही लाखों है रुपए के वो और चल रही है। सैनिटाइज़र ये मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र वगैरह सब उन्होंने वो कर जी। रखे थे। जी, उसके ऊपर कतई सरकार ने लगाम नहीं लगाई है, मैं साफ कहूँगा। और क्योंकि एक तो फ़ोर्स भी अपने यहाँ नहीं है कि मोहल्ले-मोहल्ले फ़ोर्स लगा सके या कुछ कर सके, ये सबसे बड़ी पोस्ट एक तो कमी सारी हुई इधर है। लग रही है, पोस्ट तो सारी वो इधर सिर्फ़ लग रही है। सिक्योरिटी में लगी है लोगों की, जी वो हाँ, सिर्फ़ बिल्कुल। सिक्योरिटी में लगी हुई है, जी। वो हम लोगों वरना की नहीं है। अ, हम लोग जो रोके हुए हैं अपने आप को वही है। और जी, जी। नाटक के लिए जब मैं गया बाकायदा सीएमओ ऑफिस, तो वहाँ सीएमओ ने कहा कि अभी इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी निगाह में ये सब कोई इसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बताइए हुँ, अब अवेयरनेस हम कैसे ख़त्म इन लोगों के अंदर करें? कैसे हुँ, जागरूकता फैलाएँ लोगों के अंदर? ये हुँ। चीज़ आई और अभी भी हमने बाकायदा सोनी पांडे जी हैं, मैंने उनसे नाटक लिखवाया और लोगों ने जी, पढ़ा। हमारा जी। राकेश जी ने भी पढ़ा और लोगों ने भी पढ़ा। सबने कहा बहुत अच्छा नाटक है और दिल्ली में जी। भी मैंने भेजा तो उसको। उन्होंने कहा तो उसका इसमें आप उसको नफ़रत। आप उसका आप जैसे हम लोग लाइव आ रहे हैं, एक इसी तरीके से जी, वीडियो जी, बना के जी। और जगह-जगह आप भेज सकते हैं। जैसे आजकल तो व्हाट्सएप पे जब बुरी से बुरी चीज़ें इधर से उधर शेयर होती हैं, तो एक अच्छी चीज़ क्यों नहीं हो सकती? तो उसके लिए नहीं, आप अच्छी ये चीज़ के ऊपर देखिए माध्यम का कोई ध्यान प्रयोग नहीं कर देगा। सकते हैं। इस जैसे वक़्त तो भई अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा नहीं, ज़रूरत इसके है। ऊपर कोई नहीं देगा। नहीं, इसके लिए कोई नहीं करेगा। इसके लिए सीधी-सी चीज़ ये जब हम मोहल्लों में जाएँगे, जो पबजी खेल रहे हैं लड़के बाहर बैठ-बैठ कर के, औरतें झुंड बनाए हुए बैठी हुई हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि यूट्यूब पे क्या जानकारी की चीज़ें हैं, क्या नहीं, वो नहीं देखती हैं। उनको कतई नहीं उससे मतलब है। वो अगर उनके बीच हम जाके करेंगे, तब उनको इस चीज़ का एहसास होगा और दूर-दूर हम करेंगे और एहसास दिलाएँगे, तभी वो इस चीज़ को समझेंगी। और इसके लिए मेडिकल टीम कहीं से भी उन्होंने इस चीज़ की तैयारी नहीं की है, कि कैसे क्या होना चाहिए, क्या नहीं, क्योंकि सिर्फ़ दिखावा हो रहा है और जितना होना चाहिए, सैनिटाइज़ेशन भी या उसके बाद छिड़काव भी, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जो आपके वीआईपी एरियाज़ हैं, वहाँ पर सिर्फ़ एक दिखाने के लिए वहाँ हो जाता है, वरना उसके बाद सारा पैसा अभी भी लोग अपनी जेबों में डाल रहे हैं। सरकारी जितने लोग हैं, ये हमारे सामने चीज़ आ चुकी है। हमारे और ये आने वाले वक़्त के लिए बहुत बुरी चीज़ है अभी ये, क्योंकि अभी जितने भी आपके केसेज़ हैं, ये गाँव से बढ़ेंगे और छोटी बस्तियों से में तो हो ही रहे हैं और सामने नहीं आ रहा है क्योंकि हम अपने पास जो है किट्स नहीं है, उनकी टेस्टिंग किट्स जो है वो अपने पास इतनी मुहैया नहीं है, जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर सकें और इसलिए केस छुपे हुए हैं। और जो लोग शहरों से गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं ये जितने, तो इसलिए अब ये पहले बाराबंकी में कुछ केस नहीं थे, अब बाराबंकी जैसी जगह में बेइंतहा केसेस हो गए कि वहाँ पर बाकायदा सब सील है। जी, और जी। वही चीज़ आई आपके आज़मगढ़ में जहाँ केसेस नहीं थे। वहाँ पर भी समझ लीजिए कि बहुत केसेस हो गए और ये अब बिल्कुल, गाँव-गाँव बिल्कुल, में अब तो होंगे फैलेगा। गाँव-गाँव में। अ, जी, जहाँ पर कि अस्पतालों की व्यवस्था भी नहीं है और इसके ऊपर सरकार ने पहले भी नहीं सोचा और अभी भी कुछ नहीं सोच रही है। तो यही हमारी समझ नहीं आता है कि ये जब किसी चीज़ को स्टडी नहीं करेंगी सरकार, सिर्फ़ अपने नेतागिरी सब चमकाएँगे एक और श्रोता का अगर कोई प्रश्न कुछ कह आया रहा है है। एक श्रोता का प्रश्न जी, आया है। वो पूछ रही हैं वंदना वाजपेयी जी, जी, कुछ लोग राशन लेकर बेच रहे हैं। क्या ये सच है? जी।
जी ये क्या आपकी सच निगाह है, में ऐसा कुछ आया है? ये सच है। जी हाँ, बिल्कुल आया है, मेरे सामने भी आया है। क्योंकि लोगों ने जब पैसा नहीं था, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा राशन के अलावा भी कुछ चीजें जरूरी होती हैं। जी, राशन तो दे दिया, उसके अलावा भी कुछ चीजें जरूरी मतलब होती हैं। राशन भी लेके भाई उसको राशन भी दे दिया, बेच तेल रहे नहीं हैं, दिया। उसको भी बेच रहे हैं लोग, जी, जी, हाँ, उसको भी बेच रहे क्योंकि इतना उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, और उन कर तक पहुंच लिया है नहीं कि रहा वो बेच जिन करके तक उससे पहुंचना चाहिए। जी, अब अगर राशन वहां से मिल रहा है, क्या कहते हैं, कंट्रोल से अगर 15 किलो चावल मिला, तो उन्होंने 15 किलो चावल जाके बेच दिया, ये भी है। और राशन की दुकान वाले वो बाकायदा राशन जो है वो भी ब्लैक कर रहे हैं, ये भी है एक चीज कि वो खुद, क्योंकि मतलब लोगों से उन्होंने ले महामारी के लिया साथ और पता चला उनको नहीं दिया। ऐसी विडंबनाएं साथ साथ चल रही हैं और चलेंगी, दिख रहा है आगे के लिए हमें। जी विवेक जी, जी जी आपसे मैं जी, जानना हम कहते हैं चाहूंगी अगर कुछ। है। जी जी हाँ, जी जी, वंदना जी, जो अभी आप मतलब लोग ये हम बात कर कहते रहे हैं कि ठीक है जी, कि मैं अगर खाना है तो सब्जी में नमक खाओ, मतलब दाल में नमक खाओ, नमक में दाल मत खाओ, हमारा ये कहना है, जो सही भी बात कोई है। ठीक है, सही जरूरत बात हर एक को है। हाँ नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए, उल्टा एकदम हो रहा है। इंसान है तो लालच तो सबके अंदर रहता ही है, चाहे किसी में थोड़ा हो किसी में जी ज्यादा, वो ही फर्क है। विवेक जी, जी, आप एक चीज बताइए। और सब आप आप भाई दंत चिकित्सक हैं और आजकल रोक तो लगाई दी गई है जी कार्य प्रणाली जी पे आपकी, तो जी ऐसे जी में आपके जो जी पेशेंट्स हैं उनसे वो जी 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 उनका जी इलाज आप कैसे कर पा रहे हैं? जिनको ज्यादा समस्या हो जाए दांतों की, तो उनका कैसे कर रहे अभी हैं? कुछ जी हो। अभी देखिए, ऐसा है कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो डेंटल के प्रोसीजर्स हैं वो बंद हैं, लेकिन इमरजेंसी प्रोसीजर्स हो रहे हैं। उसमें यह है कि पेशेंट को भी पूरी सुरक्षा का अपनी ध्यान रखना होगा, और जो भी प्रोफेशनल उसकी वो करेगा, चाहे वो ओरल हाइजीन हो, चाहे वो डेंटल सर्जरी हो, और जी चाहे वो और दूसरा कोई प्रोसीजर हो। तो एक तो यह है कि जनरल प्रोसीजर्स पे रोक लगा दी गई है और केवल इमरजेंसी प्रोसीजर्स हो रहे हैं। इमरजेंसी प्रोसीजर्स विद ऑल प्रोटेक्शन एंड केयर हो रहे हैं, और जो नहीं हो सकते उन पे केवल आप देख के उनको मरीज से पूछ के और उनको दवा से और सबसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज, इस तरह से काम चल रहा है। तीसरी चीज, मैं जो अभी आप लोग बात कर रहे थे उसमें ये एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि इस बीमारी ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि एक देश की तरह, एक समाज की तरह, हम इस तरह की बड़ी आपदा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, नहीं, और सही बात। किसी भी स्तर पे नहीं है। ना जी हमारे नागरिकों में वो जागरूकता है, ना जी हमारे सिस्टम की वो प्लानिंग है। दूसरी चीज क्या है कि ना वो सिस्टम है जिससे कि आप वो अवेयरनेस या वो जो सूचना है, सिवाय टेलीविजन के आपके पास कोई दूसरा माध्यम नहीं कोई है। मतलब नहीं। आज भी फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, वो 90% फेक न्यूज और अंधविश्वास फैलाने के लिए, मतलब मेरे ही अपने मोबाइल पे मुझे कोरोना से बचाने के 15 बार मंत्र आ जाते हैं। तो मतलब हंसी आती है कि तो इस तरह की चीजें हैं कि आप कैसे ये मंत्र का वो जाप करें तो ठीक हो जाएंगे, ऐसे कर ऐसा मतलब। ऐसा ऐसा विवेक जी जब हुआ था, जब हाँ, ये स्वाइन फ्लू, ये क्या कहते हैं, स्पेनिश फ्लू वगैरह फैला था या जी प्लेग हुआ था, जी तब कहा जी करते थे कि जी। मंत्र तो जाप लो, कर लो। तो उसमें जो विद्वान जी कह रहे हैं, देखिए लालच हर समाज में होता है, और लेकिन लालच के पीछे जो एक बड़े बड़े वर्ग की जो लालच है, जो लाखों करोड़ों का मामला इधर से उधर होता है, वहां पे अगर कोई व्यक्ति 5 किलो चावल बेच दे रहा है तो उसके पीछे मैं देखता हूँ कि उसकी अपनी एक सुरक्षा है। क्योंकि जो ये जिस तरह से ऑल ऑफ ए सडन चीजें आई हैं, ये बात सही है कि समाज में निचले स्तर पे हो, चाहे मध्य वर्ग में हो, चाहे आपके उच्च मध्य वर्ग में हो या एलीट क्लास में हो, हम इस तरह की आपदा के लिए तैयार नहीं थे, एक चीज। दूसरी चीज, हर वर्ग अपने आप में इतना आइसोलेटेड है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई संपर्क उसका है ही नहीं, है ना। तो जब ये चीजें फैली, इसीलिए अगर अगर जो मालिक थे, फैक्ट्रियों के मालिक थे, जो मकान मालिक थे, अगर वो किसी तरीके से भी, या सरकारें थी, वो मजदूरों को और इन जो विस्थापित जो विस्थापन जिन लोगों ने झेला, उन लोगों को किसी भी तरीके से ये अश्योर कर पाते कि नहीं आपने यहीं रहना है, और जब जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो बाकायदे आपका इस तरह से ट्रेन से या बस से आपके ट्रांसफर की व्यवस्था जाने की जाएगी। तो इसने इसने बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया, केवल सरकारों को नहीं, समाज को भी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया है
कि हमारे समाज में आज भी वही जो है कि हम रेड लाइट पे अगर पुलिस वाला नहीं हो तो गाड़ी नहीं रोकेंगे, अगर पुलिस वाला ना हो तो हम बाइक पे जाते हुए हेलमेट नहीं लगाएंगे। तो आज भी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो क्राउडिंग है, अगर हम ये इंतजार करेंगे कि पुलिस वाला सोशल डिस्टेंसिंग आके कराएगा, तो ये बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। जब सही तक बात। हम ये मान के नहीं चलेंगे कि हर सामने वाला एक कोरोना सस्पेक्ट है या मैं कोरोना सस्पेक्ट हूँ और मुझे सामने वाले को बचाना है, ये जब तक हम सेल्फ में नहीं समझेंगे, तब तक हम सोचेंगे कोई सरकार सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवा लेगी, पुलिस फॉलो करवा लेगी, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज एपैथी, जो एक समाज की मतलब एक जो जागरूकता भी कहेंगे, लेकिन जो एक समाज है जिसके पास पैसे हैं, वो कितना एश्योर करता है कि ठीक है भाई आप 1 महीने का किराया मत दो, आप 2 महीने या रुक जाओ। भाई मकान नौकरी गई एक आदमी की, उसको तनख्वाह की गारंटी नहीं है कि तनख्वाह अगले महीने मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो जो 8,000 5,000 रुपए का किराया देके कमरे में रह रहा है, उसको कमरे का किराया भी देना है। तो ये जो असुरक्षा का भाव है, इसमें मैं वही आपसे पिछले उसमें सवाल में भी यही कह रहा था कि अगर हमारे यहाँ 4 लोग काम करने आते हैं, मान लो घर पे काम करने वाली बाई आती है या गाड़ी साफ करने वाला कोई आदमी आता है या किसी के यहाँ कोई ड्राइवर है, कोई चौकीदार है, तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे एश्योर करें कि जितने दिन भी ये लॉकडाउन चल रहा है हम आपकी इतनी तनख्वाह देंगे। आपकी हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे टेलीफोन पे पूछ लें कि उनके घर में तो कोई इन्फेक्टेड नहीं है, कोई एक्सपोज तो नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि ये यूनिट्स हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये आगे जाके इतनी बड़ी संख्या में होने वाली चीज है और ये अभी भी जो हम जिस चीज का डर है समाज में और व्यवस्था में, अभी भी वो स्थिति आई नहीं है, हम अभी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन मरीज बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा और जब ये सामान्य करने का हम अर्थव्यवस्था इतनी वो है कि हम खोलेंगे, व्यवस्थाएं सरकारें खोलने की उसमें प्रक्रिया में है, जिस दिन स्कूल कॉलेज खुलेंगे या शॉपिंग मॉल खुलेंगे या फैक्ट्रियां खुलेंगी, उस दिन आप ये सोचिए कि हर गली मोहल्ले में कोई पुलिस वाला सोशल डिस्टेंसिंग करवा लेगा, ये संभव नहीं है। तब तक कम से कम हमें इस लॉकडाउन का फायदा ये उठाना है कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो, तब तक कम से कम हमारे समाज के हर तबके के पास ये जानकारी हो कि मुझे खुद कैसे बचना है, मुझे अपने आप से दूसरे को कैसे बचाना है और ज्वाइंटली हमें ये लड़ाई कैसे लड़नी है। इसमें हमने अगर अपना राशन अपने घर पे रख लिया और मेरे पास 6 महीने का राशन मेरे घर पे है, मेरी तनख्वाह मिल रही है, तो मैं सुरक्षित हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मेरे यहाँ काम वाली जो भी आती है, जो मेरा गार्ड है, मेरा ड्राइवर है या मेरे साथ काम करने वाला, जैसे हम लोग, मैं आपको बताऊं कोविड टेस्ट सेंटर में था, तो जो सैनिटेशन वर्कर थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उनकी भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आप देखिए अगर उनमें से एक भी व्यक्ति एक्सपोज हो गया तो पूरा यूनिट जाएगा। अगर वो व्यक्ति यहाँ पे इतनी मेहनत से 8-10 घंटे काम कर रहा है, अगर यहाँ से वो एक्सपोजर लेके घर जाता है तो उसके परिवार वाले भी रिस्क पे हैं। तो हमें हर यूनिट को प्रायोरिटी पे सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए और वो हम सबकी जिम्मेदारी है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। आप अपने कम से कम यहीं से शुरू कर सकते हैं, आज हम ये बातचीत कर रहे हैं कि आप अपने आरडब्ल्यूए में एक ब्रीफिंग करें। पहली चीज, अपने आरडब्ल्यू में जो आपके गार्ड्स हैं, कम से कम उनको पूरी जानकारी दें कि आप समझो और आप अपने परिवार को ये पूरी बातें बताओ, आपके पास मास्क है कि नहीं, आपके पास ग्लव्स है कि नहीं, आपके पास सैनिटाइजर है कि नहीं, आपके घर में साबुन है कि नहीं, और आपकी तनख्वाह निश्चित रूप से मिल रही है कि नहीं। दूसरी, जितनी काम वालियां आ रही थी, उन सब काम वालियों के कहीं अगर नंबर है तो कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर आरडब्ल्यू में से उन्हें कॉल करके पूछ ले कि आपके घर में राशन है कि नहीं, आपको कितने घरों में काम करती थी, कितने लोगों ने आपको नहीं बुलाया है, तो वो पैसे दे रहे हैं कि नहीं, जिन घरों में आप जा रही हैं वहां पे आप सुरक्षा का इंतजाम रख रही हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि वो लोकेलिटी से आ रही है किसी लोकेलिटी से तो वो हमें एक्सपोज कर देगी। वो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है विदेशों से आई है, ये बीमारी जो है हवाई जहाज के रास्ते से आई है, कोई गरीब व्यक्ति इस बीमारी को लेकर नहीं आया है। आप तो देश विदेश में लोग काम कर रहे थे, वहां पे वो एक्सपोज हुए, फ्लाइट से आए, यहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं हुई या उन्होंने छुपाई, अपनी तकलीफ छुपाई, वो आइसोलेशन में या क्वारंटीन में नहीं गए और उन्होंने एक्सपोज किया। अब एक व्यक्ति जो विदेश से आया वो गाड़ी में बैठ के गया, उसने ड्राइवर को एक्सपोज कर दिया, ड्राइवर अपने घर पे गया तो उसके परिवार में लोग एक्सपोज हुए, उनके यहाँ जो काम वाली आती थी उससे उसको उसको एक्सपोजर हुआ। तो ये इस तरह से मतलब ये इसका जो रास्ता है, जो चैनल बना वो बाहर से है। क्योंकि एक समय ये देखिएगा कि मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी तक भारत में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, जनवरी में शुरुआत हुई है। तो
आज जो लोग इससे जूझ रहे हैं, उनका सीधे सीधे इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। तो आज हमारी अपनी सब समाज की जिम्मेदारी बनती है, एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की, सिस्टम की, सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी की, कि सब लोग इसको एकजुट होकर लड़े। और जो व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ आप कहीं दूर नहीं जा सकते, लेकिन अपने आरडब्ल्यू के गार्ड्स की लिस्ट ले सकते हैं, उनकी ब्रीफिंग कर सकते हैं। आप जितनी काम वालियां आपकी सोसाइटी में आते हैं उनकी कर सकते हैं, जो आपके यहाँ गाड़ी साफ करने वाले आते हैं उनकी कर सकते हैं, उनके बच्चों की कर सकते हैं। तो ये एक यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट पे अभी सरकार और जो व्यवस्था है वो जिस यूनिट पे अस्पताल के लेवल पे जूझ रही है, दवाइयों के लेवल पे, वैक्सीन के लेवल पे, बेड अवेलेबल कराने के लेवल पे, ये यूनिट यहाँ पे जो ये इस लेवल का जो काम है वो सिविल सोसाइटी मैं समझता हूँ कि कर सकती है और करना चाहिए। रिजवान जी, आपसे जानना चाहूंगी, पहली चीज तो आपका जॉब क्या है, और आप जॉब में और सेवा में सामंजस्य किस तरह से बैठा रहे हैं? क्योंकि देखिए, बेसिकली तो मैंने जी बेसिकली मैंने जो माइनिंग सर्वेयर का किया हुआ है, और लेकिन जॉब मैंने नहीं की, क्योंकि घर में अकेले ही था, और उसके बाद थिएटर से भी लगाव था, और सोशल सर्विस का भी बहुत ज्यादा ही था मुझे बचपन से ही। जब मैं बचपन से ही रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन जाता था, तो उस वक्त से मतलब मुझे था, खुद मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने सब शुरू किया है। लेकिन इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद ये था कि फिर पैसा तो कमाना एक आसान है, लेकिन कुछ चीजें ऐसा है जो नहीं मिलती है पैसे से। जैसे अब भाई जो वर्क मैं कर रहा हूँ लोगों के लिए, ये चीज मुझे वहां नहीं मिल सकती, हम नहीं कर सकते वहां से। पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन समाज सेवा का मुझे मौका नहीं मिलेगा। और इससे बढ़ के कोई भी धर्म नहीं है, सारे धर्म इसके आगे बेकार हैं। और मैंने अपनी जीविका के लिए भाई जो हमारी चल रही, मैंने भाई अपना बिजनेस से एक छोटा मोटा जो भी ये कर रखा है कि भाई पहले करते थे प्रिंटिंग का, फिर उसके बाद ये अब कैरी बैग्स भी तैयार होते, फिर उसके बाद एप्रन और शेफ कैप जो है वो कैटरर्स को जाती है। फिर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी मैंने शुरू किया, लेकिन अब तो खैर सब बंद ही है। और उसके साथ साथ कैटरिंग का काम भी अगर कुछ आया तो लोगों का एक मुनासिब रेट पे ही मैं करके देता हूँ, और अच्छा इंतजाम करके साफ सुथराई से, कि ये नहीं कि हमें पैसा कमाना है, हमारा ये है कि एक अच्छा कायदे से काम हो सके, और एक अच्छे इंसान की तरीके से मैं बन सकूं। और अच्छा इंसान जब ही मैं बनूंगा जब अपने अंदर से मैं सारी इच्छाएं त्याग दूंगा, और उसके बाद किसी चीज का लालच मुझे नहीं होगा, तभी मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, वरना ऐसे कोई फायदा नहीं। और यही मेरा कहना है कि सबसे ऊपर एक इंसानियत है, धर्म है, पैसा है, ये सब चीजें बेकार है। अगर इंसानियत नहीं है तो धर्म बेकार है। और सच्चा धर्म पे चलने वाला वही है जिसके अंदर एक इंसानियत है। हर धर्म में यही सिखाया गया है। और उसके बाद आज के टाइम में जैसे मैं देख रहा हूँ कि हर चीज की धज्जियां उड़ रही हैं बुरी तरीके से, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो और चाहे धर्म का हो, हर चीज में नफरत फैलती चली जा रही है। और ये नफरत सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने लोगों के बीच के लोग ही फैला रहे हैं। और इन लोगों को पहचान करके जब तक कि हम अलग नहीं करेंगे, तब तक कि हम इसमें सक्सेस नहीं होंगे, चाहे जितना भी हम कुछ कर ले जाए। और अभी जैसे रहा, आगे के लिए भी रणनीति सरकार ने नहीं तय की है, बिल्कुल भी नहीं तय की है। कि जिस टाइम ये अभी लॉकडाउन जैसे ये धीरे धीरे खत्म कर रहे पे अब आ रहे हैं, तो इसके बाद जिनको क्या करना है, कैसे करना, उसकी इसी प्रश्न पे आ रही थी मैं अभी, इसी प्रश्न पर आ रही थी मैं जी। तो अब यही जानना चाह रही थी अब आप लोगों से। सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि हम लॉकडाउन के साथ साथ अनलॉक 1 की तरफ भी बढ़ चुके हैं। अब उसमें सबसे बड़ा भाई हमें ये पता है समस्या वहीं की वहीं खड़ी है जी, जो बल्कि उससे ज्यादा भयावह हो चुकी है स्थिति। जो हमारे जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था और आज जो अनलॉक हो रहा है, उसमें एक डेटा है या आंकड़ा है, उस लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि जब कितने लोग संक्रमित थे और आज कितना बड़ा आंकड़ा इकट्ठा हो गया है। तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं कि सरकार का पहला फैसला सही था लॉकडाउन का, या अब सही है अनलॉक करने का? ये प्रश्न मेरा आप दोनों से ही है। पहले आप रिजवान जी, फिर मैं विवेक ये प्रश्न जानना चाहूंगी। जी, सरकार तो देखिए हर तरीके से मैं समझती हूँ फेल हो चुकी है,
और अभी भी फेलियर उस पे जा रही है एकदम, क्योंकि पहले भी उन्होंने कोई अपनी रणनीति नहीं तैयार की, उसके ऊपर होमवर्क नहीं किया, और ये जो कर रहे हैं इसके ऊपर भी किसी से उन्होंने राय मशवरा भी नहीं। अगर प्रियंका गांधी ने कहा हम इतनी बसें देंगे और दे रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं लिया, सब अंकित करके उसको बेकार कर दिया, क्योंकि सिर्फ अपनी मैं के अंदर यानी कि हमारे अंदर जो है वो है। और यही चीज हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं महोदय, कि वो अपने आगे किसी की उनको नहीं सुननी है। और अभी ये जो हालात बढ़ेंगे कि चोरी चमारी है, डकैती है, और उसके बाद पैसे के लिए बहुत बुरी तरीके से, यहाँ तक कि कोरोना वायरस बहुत जबरदस्त तरीके से फैलेगा, और उसमें आदमी मरेगा तो है ही, लेकिन उसके बाद एक दूसरे को मार करके जिस तरीके से सोचेंगे कि हम अपना पैसा बना लें, तो यहाँ तक कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए इन्होंने कतई होमवर्क नहीं किया है। और जागरूकता तो बात की चीज रही अब उनके लिए, और जागरूकता भी फैलानी चाहिए थी पहले, उसके लिए कोई काम नहीं। अगर हम लोग करना भी चाहें तो नहीं कर सकते भाई, आर्टिस्ट लोग हैं, अगर हम जाते हैं सबके बीच में, तो हम तो भाई अपनी सेफ्टी पर्पज से जा रहे हैं, पूरा ले करके चल रहे हैं डिस्टेंसिंग के हिसाब से, इसलिए कम लोग लेकर। लेकिन सरकार के पास और जो अधिकारी बैठे वो कहते हैं हमारे पास इसकी कोई भी ऊपर से आदेश नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक, उनके हाथ में कुछ नहीं है। जब तक कि अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं दिया जाएगा इंडिपेंडेंट तरीके से, वो अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, भले वो कुछ करना भी चाहे तब भी। और इसके लिए मैं कहूंगा कि सरकार पूरे तौर से दोषी ठहराई जानी चाहिए, और हम लोगों को इसके लिए इसका विरोध भी करना चाहिए। लेकिन विरोध करें तो कैसे करें? कोई विरोध जो करेगा उसको सरकार अंदर कर देती है सीधे सीधे। तो अब सबसे बड़ी विडंबना का ये भी एक सवाल है कि हम लोग क्या करें, हर तरीके से हम लोग कैद होते जा रहे हैं। आप भी इस प्रश्न पर प्रकाश डालिए। देखिए, लॉकडाउन और अनलॉक करना वही जो सर कह रहे हैं कि ये सरकार की अपनी नीतियां हैं, है ना। और इसमें मैं समझता हूं कि बीमारी, इलाज और जनता का हित कम, और अपनी अर्थव्यवस्था और अपने सरकार की अपनी सोच ज्यादा काम करती है। उसके पीछे उनके आर्थिक कारण भी होते हैं, उसके लिए उनकी और अपनी योजनाओं के कारण भी होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन जो हुआ उससे जो रेट तो थोड़ी थमी थी, लेकिन अनलॉक करते हैं अगर, तो आपके हमारे जीवन में और इस महामारी के फैलने की रेट में कोई अंतर नहीं आने वाला है। हमें जो रिस्ट्रिक्शन अपने जीवन पे लगाने हैं वो तो लगाने ही पड़ेंगे। मतलब अब अगर वो खोल भी देती है सरकार, तो इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि अब अपनी हिफाजत आप खुद कर लें, है ना। तो इनडायरेक्टली हमें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए अवेयरनेस आपको खुद जुटानी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर वही चीज होगी जैसे लॉकडाउन सडन आया था और जो विस्थापन हुआ उसके लिए हम तैयार नहीं थे, इसी तरह से अनलॉक अगर आप कर देंगे, ठीक है, आप खोल देंगे, और अगर उसकी व्यवस्था नहीं होगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं होगी, जब नॉर्मल डेज में एक एक बस में, मेट्रो में, दिल्ली में कितनी भीड़ हुआ करती थी आप जानते हैं जी। अगर अब आप अनलॉक कर देंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को एक्सपेक्ट करेंगे, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था वाहनों की नहीं होगी, लेडीज के लिए नहीं होगी, बच्चों के लिए नहीं होगी, आपने स्कूल बसेस दिल्ली में देखी होंगी किस तरह से बच्चे लोड होके जाते हैं रोज सुबह, उनमें कितने भीड़ होती है, सिनेमा हॉल्स में किस तरह से होती है, मॉल्स में किस तरह से भीड़ होती है फेस्टिवल्स वगैरह पे। तो अगर ये इन चीजों पे, अगर शॉपिंग मॉल हैं, मार्केट्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, अगर इनको बिना योजनाबद्ध तरीके से इनके बारे में कोई योजना बनाए खोल दिया जाएगा, तो निश्चय ही ये बीमारी के लिए बहुत बड़ा एक मतलब झटका लगेगा, बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम आपको अपने को ये समझना है कि लॉकडाउन रहे तब भी और अनलॉक हो जाए तब भी हमें अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखनी है, अपनी सुरक्षा रखनी है, अपने आसपास के कामगार की सुरक्षा रखनी है, वो बहुत जरूरी है। मतलब सरकार का फैसला कौन सा सही था ये बताइए हमें तो। पहला या दोनों सही है। हाँ, नहीं, सरकार के दोनों फैसले सही थे, उनको लागू करने के तरीके गलत थे। लॉकडाउन सबने किया, दुनिया भर में लॉकडाउन हुए, लॉकडाउन के तरीके होते हैं। आपको इसका मतलब आपको अपने देश की अपनी जनता का वर्ग नहीं मालूम है कि हमारे इस शहर में, दिल्ली जैसे महानगर में कितने कामगार मजदूर हैं और उनके विस्थापन की क्या समस्या उभरेगी, इस पर सोचा नहीं है। एक मतलब एक फॉरसाइटेडनेस होती है, आप एक दूरदर्शिता होती है,
तो एग्जीक्यूशन की दिक्कत है, वही अनलॉक करने में भी वही दिक्कत आएगी। अगर आप एक दिन अचानक कहेंगे कि सब कुछ खुल गया और आपके जी। पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो मेट्रो में भर के लोग जाएंगे, मेट्रो में भीड़ होगी, तो आपको या तो मेट्रो के चक्कर डबल करने पड़ेंगे या आपको बसेस बढ़ानी पड़ेंगी जिसमें लोग एक सीट छोड़ के एक बैठे, है ना। अब उनकी व्यवस्था ना करके अगर आप स्कूल कॉलेज में कोई नॉर्म सेट नहीं करेंगे, मॉल्स में कोई नॉर्म सेट नहीं करेंगे और अचानक से वो खुल जाएंगे, उनके भरोसे छोड़ देंगे कि शॉपिंग मॉल वाला खुद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो जैसे बिना योजना के अगर एकदम से सडन लॉकडाउन आया, ऐसे अगर सडनली अनलॉक कर दिया गया तो उसके भी रिजल्ट वही होंगे। अनलॉक होगा, जी। निश्चित होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अनिश्चित काल के लिए, अनंत काल के लिए कोई भी देश या व्यवस्था बंद करके नहीं रख सकते, लेकिन उसको खोलने के तरीके हैं। जी विवेक जी, अब अंतिम प्रश्न आपसे, क्योंकि आप साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, तो साहित्य से संबंधित भी एक प्रश्न मेरा है कि आप इस माहौल में, कोरोना काल के इस माहौल में, लॉकडाउन के इस पीरियड में आप क्या देखते हैं कि साहित्य का भविष्य अब आगे क्या है? मतलब रचना धर्मिता पर लेखकों की क्या असर पड़ेगा, और क्या नाम है, जो किताबें हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, या आयोजन होते थे उन पे क्या असर पड़ेगा, इस पर ऊपर भी आप प्रकाश डालिए। देखिए, ये जितना सबके लिए कठिन समय है, एक लेखक, एक साहित्यकार या एक कलाकार के लिए भी उतना ही कठिन समय है। और जहां तक के जो बात हमारी और जगहों पे भी हो रही है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले जो लोग थे, जो स्टेज पे परफॉर्म करते थे और जिनको लाइव लोग देखा करते थे, उनके जीवन में तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। चाहे कोई वो थिएटर आर्टिस्ट हो, चाहे वो डांसर्स हों, चाहे वो कोई सरोद वादक हैं, कोई बांसुरी वादक हैं, तो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स थी उनमें बहुत अंतर आया है। दूसरी चीज, लेखक के लिए एकांत है, एक समय है उसको मिला हुआ इतना बड़ा समय, लेकिन वो समय ये रचनात्मक समय नहीं है, एक इस तरह के तनाव का समय है। लेकिन लेखन तो तनाव में भी होता ही है, हो सकता वो आज ना निकले, कल निकले, लेकिन लेखक के लिए क्या होता है कि आइसोलेशन हमें चाहिए होता है लेखन में, जब हमारे यहाँ पे मन में रचना पक चुकी होती है और उसे तैयार करके फाइनल करने के लिए आइसोलेशन चाहिए होता है। लेकिन लेखक की रचना तो ऑब्जर्वेशन से बनती है, तो अगर आप एक कमरे में बहुत लंबे समय के लिए बंद हो जाएंगे तो आपका इंटरेक्शन बंद हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन बंद हो जाएगा, तो अच्छी रचना कैसे कैसे निकलेगी। दूसरी चीज जो है, किताबों का भविष्य ये है कि किताबें जो हैं, अच्छा हुआ कि ये आज ये जो कोरोना है उस समय आया जब डिजिटल मीडियम पे काफी कुछ हो गया है। अगर ये हमारे पास, मैं तो ये कल्पना करता हूँ कि अगर ऐसे समय में ये बीमारी आई होती जब ये मोबाइल ना होता, इंटरनेट ना होता, तो हम लोग तो एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देख पाते। हमें तो ये लगता है कि दुनिया में कौन बचा कौन गया, ये तो हमें बाद में पता चलता जब वो लॉकडाउन खुलता, कह रहे वो है और वो नहीं है ना। तो आज बहुत बड़ी चीज है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम जुड़ पा रहे हैं। और डिजिटल बुक्स बहुत, हमने अभी कहीं पढ़ा था कि शायद डिजिटल बुक्स की डिमांड बहुत बढ़ी है, इसमें ऑडियो बुक्स की और डिजिटल बुक्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो ये अच्छी बात है। ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं और जिन पे कहानियां सब कुछ पढ़ी जा रही है। लेकिन जो एक आनंद था इस पूरी बीमारी ने, जो एक साहित्य का एक जो वातावरण था, आप मिलते थे, बातचीत करते थे, समाज के हर तबके से लोग आते थे, एक जगह एकत्र होते थे, उसको तो उसमें तो बाधा डाली, उसमें तो मतलब जीवन ही अवरुद्ध हो गया, तो अब साहित्य के लिए दुख मना के ही क्या करेंगे, या तो जीवन का दुख पैदा हो गया ना, या तो एक जीवन के संकट पैदा हो गया, तो उसके आगे मैं तो बल्कि डर जाता हूँ कि साहित्य पे ऐसी बहसें, कभी कभी जब मेरी ड्यूटी थी तो बीच बीच में मैं खोलता था और अचानक से साहित्य पे कोई बड़ी भयंकर बहस चल रही होती तो मुझे लगता था कि आज के समय में ये बहस कितनी रिलेवेंट है। क्योंकि जब जीवन पे देखिए, मनुष्यता से बाहर कुछ नहीं है और जीवन से बाहर कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जीवन का अंतिम, जैसे दिनकर जी ने कहा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य जीवन ही है, तो जब जीवन ही बचेगा तो भाषा बचा के क्या करेंगे, आलोचना बचा के क्या करेंगे, मैं अपना ही नाम बचा के क्या करूंगा जब मैं नहीं बचूंगा या मुझे पढ़ने वाला। आजकल तो नाम कहते हैं जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, वो हो रहा है। अगर मान लीजिए दुनिया खत्म होने वाली है और 100 लोगों ने मेरा नाम ले लिया तो उसकी दुनिया तो नहीं बचने वाली है ना। तो मैं सही बात है कि सब लोग स्वस्थ लेकिन रहें। एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि बुक फेयर लगता है, वर्ल्ड बुक फेयर, अब उसकी तस्वीर क्या होगी? नहीं, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि
मैं तो उम्मीद करता हूँ कि बुक फेयर से पहले वैक्सीन आ जाए और सब लोग वैक्सीनेटेड हों और ये क्योंकि बीमारी अभी हमें उम्मीद नहीं है, देखिए अभी उम्मीद नहीं है, और वैक्सीन आएगी भी तो सब तक नहीं पहुंचेगी, ये हमें भी हाँ पता है। हाँ तो एक वो ऑल ओवर वर्ल्ड जरूरत है उसकी। लेकिन मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि मतलब अगले अगले साल जनवरी में नहीं तो फरवरी में नहीं तो मार्च में मेले हों, पुस्तक मेला क्या, हर तरह के मेले हों, जीवन आबाद रहे, सब लोग स्वस्थ रहें और कोई भी बीमारी हमेशा नहीं रहती। देखिए ये उम्मीद एक एक ये मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल की तरह नहीं, एक लेखक की तरह कह रहा हूँ कि उम्मीद से दुनिया कायम होती है और कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती जो मनुष्यता को हरा दे। हमारे मानवता के इतिहास में इससे बड़े संकट आए हैं, युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, स्पेनिश फ्लू और तमाम तरह की बीमारियां आप देखें, चिकन पॉक्स एक समय इतनी बड़ी बीमारी हुआ करती थी। पोलियो पूरी तरह इरेडिकेट हुआ। अब भारत में पोलियो 3 साल से कोई मरीज नहीं, 4 साल से। तो मैंने पोलियो की बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। आप समझिए कि 94 से लेके, ऐसी लड़ाइयों में वक्त लगता है, सबका साथ लगता है और कई जनरेशंस लग जाती हैं उससे पूरी तरह से निपटने में। लेकिन ये उम्मीद है कि मैं नहीं मानता कि ये बीमारी जीतेगी और मनुष्यता हार जाएगी। और मैं समझता हूँ मेला जरूर लगेगा और मैं लिख रहा हूँ, मेरी कुछ अधूरी चीजें हैं वो मैं पूरी कर रहा हूँ इसी उम्मीद में कि मेला लगे और मैं सबके साथ शेयर करूँ। बिल्कुल, जिंदगी के मेले चलते रहने चाहिए और आगे भी चलते रहें। मैं विवेक जी आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना इतना कीमती समय हम सबको दिया और जितनी भी इस समय से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान किया। अली रिजवान जी आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती समय हम सबको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ उपस्थित होने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।